ऑनलाइन ऑडियो क्लियर है, चेक करिएगा। यस यस यस, ऑडियो क्लियर है, चेक करिए, बताइए फटाफट से। ओके वीवर, कैसे आप सभी लोग? आई एम डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बट सेशन की शुरुआत करने से पहले हमारा एक नियम है। काफी बच्चे जो नए हो, आपको पता नहीं होगा शायद। नियम हम ये फॉलो करते हैं कि जो भी पिछले सेशन में हुआ था उसको हम ऑडियो रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड कर देते हैं। जैसे कि अभी मैं यहां कल जो हमने किया था ना, उसको 2 से 3 मिनट के अंदर फटाफट से बोलूंगा, आपने सिर्फ सुनना है, आपका रिवीजन भी हो जाता है, उसी के साथ साथ मैं उसको रिकॉर्ड भी कर लूंगा, ताकि आप कभी ट्रैवलिंग में हो, यहां वहां कुछ भी कर रहे हो, आप उसको सुन सको और ये फाइल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, राइट। सो सभी सेशंस, जितने भी 20-25 सेशंस जो भी हमारे होने वाले हैं, सबके समरी आपको ऑडियो के थ्रू मिलने वाले हैं, जो आप प्रॉपरली रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। आइएगा। हेलो पीपल, वेलकम टू kcacademy.info। मैं हूं सीए करण चंदवानी और आज हम आईडीटी में जीएसटी के चैप्टर 1 का पहले लेक्चर का ऑडियो रिवीजन रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो इस सेशन के अंदर में हमने सबसे पहले शुरुआत की थी जीएसटी मैकेनिज्म के बारे में, राइट। एक बढ़िया सा गूगल से फोटो निकाल दिया था मैंने, जहां पे हमने 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रांजैक्शंस देखे थे, या 3 डिफरेंट फेजेस देखे थे, जिसके अंदर में स्टार्ट हुआ था वीवर से। जो वीवर है ये क्लॉथ बनाता है और उस क्लॉथ का प्राइस 100 रुपए डिसाइड करता है, जिसमें उसका कॉस्ट भी होता है, उसका प्रॉफिट भी होता है। उसके बाद ये जब इसको सेल करने जाता है टेलर के पास, तो गवर्नमेंट आ जाता है बीच में और बोलता है यार जब भी तुम सेल करोगे तो मैं जीएसटी कलेक्ट करूंगा इसके ऊपर। आपका काम है, यानी कि वीवर का काम है, जीएसटी टेलर के पास से, यानी कि उसके कस्टमर के पास से लेना और गवर्नमेंट को पे करना। इस तरीके से हमने कुछ यहां पे देखा था, राइट। इसमें कुछ टर्म्स आए थे, जैसे कि हम सेल को सेल नहीं बोलते हैं जीएसटी के अंदर में, हम सेल को बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, परचेसेस को हम परचेसेस नहीं बोलते हैं, परचेसेस को हम बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई। और आउटपुट टैक्स करके कंसेप्ट था, या आउटपुट जीएसटी करके कॉन्सेप्ट था। जब मैं सेल कर रहा हूं तो जो जीएसटी आ रहा है उसके ऊपर 100 के ऊपर अज्यूमिंग रेट ऑफ टैक्स टू बी 15%, 15 रुपीज का जो अमाउंट आ रहा है, ये 15 रुपीज क्या हो गया? आउटपुट जीएसटी हो गया। और ये सेम 15 रुपीज जो परचेसर है उसके लिए क्या हो जाएगा? इनपुट जीएसटी हो जाएगा। ठीक है, हमने 2 और वर्ड्स देखे थे। हम कभी भी सेलर को सप्लायर बोलेंगे जीएसटी के अंदर में, और रिसीवर को, परचेसर को, कस्टमर को हम क्या बोलेंगे बेटा? हम उसको बोलेंगे रेसिपिएंट। ठीक है, सो एस एंड आर, सप्लायर एंड रेसिपिएंट। फिर आगे बढ़ता है साइकिल में। ये जो टेलर है हमारे, इन्होंने टेलर है तो स्टिच किया शर्ट स्टिच करके उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड किया 250। फिर से गवर्नमेंट पिक्चर में आ गया कि जैसे ही आप इसको सेल करेंगे रिटेलर को, यानी कि शॉपकीपर को, वैसे ही हमने 250 रुपीज के ऊपर वापस से जीएसटी कलेक्ट करना है। अब ये तो सेल हो रहा है, ये तो आउटवर्ड सप्लाई हो रहा है, उसके ऊपर आउटपुट जीएसटी आ जाएगा टेलर का। टेलर ने आउटपुट जीएसटी रिटेलर के पास से लेकर के गवर्नमेंट को पे करना है। बट यहां पे ट्विस्ट ये है कि टेलर जब पिछले ट्रांजैक्शन में खुद कस्टमर थे, खुद रेसिपिएंट थे, तब उन्होंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को उनके सप्लायर के थ्रू क्या पे किया था? 15 रुपीज पे किया था। तो 15 रुपीज जो उनका तब इनपुट टैक्स था, वो अभी के आउटपुट टैक्स से माइनस हो जाएगा, और जो बचा हुआ नेट अमाउंट है आफ्टर टेकिंग क्रेडिट ऑफ इनकम इनपुट टैक्स, जिसको हम आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, वो लेकर के बचा हुआ 22.5 गवर्नमेंट को दे दिया है। सिमिलरली तीसरे ट्रांजैक्शन में भी हो रहा है। टोटल अमाउंट जो गवर्नमेंट के पास जाता है 75 है, और टोटल अमाउंट जो एंड कंज्यूमर पे करता है वो भी 75 है, विच मींस जहां कंजम्पशन हो रहा है, जो कंज्यूमर है वो 100% पैसा गवर्नमेंट को पे कर रहा है। इट इज जस्ट दैट स्टेजेस में पैसा जा रहा है वैल्यू एडिशन के प्रिंसिपल के ऊपर। तो पहले केस में 150 वैल्यू एडिशन था, गवर्नमेंट के पास नेट अमाउंट कितना गया? 22.5। थर्ड केस में यहां पे वैल्यू एडिशन कितना था? 250 था, गवर्नमेंट के पास नेट अमाउंट 250 के ऊपर 15% गया है जीएसटी गवर्नमेंट के पास। सो नेट अमाउंट पे ही जीएसटी हमेशा दे दिया जाएगा, राइट। आई गेस दिस इज व्हाट वी हैड सीन ओवर हियर। उसके बाद हम गए थे चेक करने के लिए कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या होता है, जहां पे हमने ये देखा था कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है ये इनकम पे लगाया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ये कंजम्पशन ऑफ गुड्स, कंजम्पशन नहीं, वो तो कंज्यूमर पे करता है, कंजम्पशन पे लगाया नहीं जाता, सेलिंग पे लगाया जाता है। आप गुड्स सेल करो,
सर्विस सेल करो उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाएगा। इंसिडेंस एंड इंपैक्ट, इंपैक्ट यानी किसके पॉकेट में बर्डन होगा, और इंसिडेंस यानी कौन पे करेगा। इनकम टैक्स में सेम पर्सन होता है, मेरे ही पॉकेट से पैसा जाएगा और मैं ही पे करूंगा गवर्नमेंट को, ठीक है, इसलिए वो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स में मैं नहीं पे करूंगा बट मेरे पॉकेट से जाएगा, मैं सप्लायर को पे करूंगा, सप्लायर जाके गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। यहां पे बर्डन प्रोग्रेसिव होता है, यहां पे ये रिग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव मतलब जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इनकम टैक्स बढ़ेगा। रिग्रेसिव मतलब आपका इनकम बढ़े या ना बढ़े, इनकम टैक्स नहीं, जीएसटी जो होता है ये कितना वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो हमने ये वाली कुछ चीजें देखी थी, बर्डन शिफ्टेबिलिटी की बात की थी कि इनडायरेक्ट टैक्स में अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो जीएसटी के अंदर में, आप किसी और को बेच सकते हो और उसके पास से पैसा रिकवर कर सकते हो। आई गेस दैट वाज इट दैट वी सॉ इन द फर्स्ट सेशन। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया था कि जीएसटी को इंप्लीमेंट होने के लिए इतने साल क्यों लगे, 18 इयर्स क्यों लगे। 2017 में इंप्लीमेंट हुआ है, सोचा गया था पहली बार 1999 में, 18 साल क्यों लगे। उसमें से हमने देखा था कि जो स्टेट्स जहां पे प्रोड्यूसर्स थे ज्यादा, उनको जीएसटी आने से पहले ज्यादा रेवेन्यू मिलता था जीएसटी का या इनडायरेक्ट टैक्सेस का, और आज के डेट पे जो कंजम्पशन बेस्ड स्टेट्स ज्यादा है उनको जीएसटी का रेवेन्यू मिल रहा है। माना कि कंज्यूमर अगर पैसा दे रहा है तो कंज्यूमर बेस्ड स्टेट को पैसा मिलना चाहिए, सो ये लॉजिकली करेक्ट पार्ट है। बट पहले ये होता था, तो जो स्टेट्स को लॉस हो रहा है वो स्टेट्स प्रोटेस्ट करेंगे कि हमें जीएसटी नहीं चाहिए। मोदी जी ने कहा ये लीजिए आपके 5 चीजें, स्टैटिस्टिकली हमें पता लगता है हमारी रिसर्च के अनुसार कि ये 5 चीजें जो है, ये 5 चीजों से आपका बहुत ज्यादा रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। इन 5-6 चीजों को हम क्या करेंगे, जीएसटी से बाहर रखेंगे, तो आप भी खुश, जीएसटी भी इंप्लीमेंट होगा, जो सही है वो होगा, राइट। मोदी है तो मुमकिन है, बराबर ना। हाँ, प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं। चलिए, सो दैट वाज इट, ये था हमारा फर्स्ट सेशन, राइट। क्या आप सभी लोग जो लाइव में प्रेजेंट हो, आप रिकॉल कर पाए हो हमने जो भी डिस्कस किया अभी? वर यू एबल टू रिकॉल? कैन आई गेट अ वाई इन द चैट बॉक्स? वर यू एबल टू रिकॉल? यस 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 यस, बढ़िया, क्या बात है, सुपर्ब। आई होप आप नोटबुक भी मेंटेन कर रहे हो। अगर आपने नोटबुक नहीं मेंटेन किया तो आज से प्लीज नोटबुक मेंटेन करिएगा, जितना हो सके जो जो पॉइंट्स में लिखवा रहा हूं लिखते जाइएगा। अति आवश्यक पॉइंट्स जो है सिर्फ उतना ही लिखवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अच्छा, एक बढ़िया सा होमवर्क दिया था मैंने कल आपको, राइट। उम्मीद करता हूं कि आपने, जो मैंने सोचा है कि आप नहीं करोगे, आपने नहीं किया है, बराबर ना। हाँ, चलिए, सो आइए डिस्कस करते हैं। देयर वाज वन रीजन विच वाज कि प्रोडक्शन बेस्ड जो टैक्सेस थे पहले वाले इनडायरेक्ट टैक्सेस के, आज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वाले टैक्सेस प्रोडक्शन के स्टेट को पैसा दे रहे थे, तो प्रोडक्शन के स्टेट को फायदा हो रहा था, जीएसटी आने से उनको नुकसान हो रहा है। उनको खुश करने के लिए मोदी जी ने क्या किया, कुछ चीजें हैं जैसे कि नेमली क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, टोबैको एंड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स। ऐसे कुछ 5 to 6 चीजें थी जिनको गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी से बाहर रखा। आज के डेट तक, आज अप्रैल 2024 में ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आज के डेट तक इनको क्या किया गया है, जीएसटी से बाहर रखा गया। ये एक सोल्यूशन था। देयर वाज वन मोर सोल्यूशन। व्हाट इज इट पीपल? देयर वाज वन मोर सोल्यूशन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक और सोल्यूशन था जो मैंने आपको सोचने के लिए कहा था, ढूंढने के लिए कहा था। कोई ढूंढ पाया? कहां सर आईपीएल में बिजी थे सर। देयर इज अ सेस नोन एज कंपेंसेशन सेस, जिसको चार्ज किया जाता है। सर, सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। अगर आप इनकम टैक्स पढ़ के आए हो तो इनकम टैक्स में भी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है, जो 4% चार्ज किया जाता है आपके इनकम टैक्स के ऊपर, ठीक है ना। सेस क्या होता है? सेस है ऑलरेडी एक टैक्स कैलकुलेटेड है, उसी टैक्स के ऊपर हम एक और टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स। ये इलीगल नहीं है, ये लीगल है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कंपेंसेशन सेस नाम से एक सेस निकाल दिया जीएसटी के अंदर, जिसको नाम दे दिया जीएसटी कंपेंसेशन सेस। और गवर्नमेंट ने कहा कुछ ऐसे लोग हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में, जो बहुत ज्यादा कमाते, बहुत ज्यादा महंगी चीजें अफोर्ड कर सकते, दे अर्न एक्स्ट्रॉर्डिनरीली वेल एंड दे आर बिहाइंड परचेसिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसिव गुड्स, लग्जरियस गुड्स। जैसे मुझे लगता है मेरा काम पंखे से हो सकता है, कूलर से हो सकता है, फिर भी मैंने एसी खरीद लिया तो मैं अमीर इंसानों में से आ गया, ऐसा मोदी जी कहते हैं, ऐसा गवर्नमेंट कहता है, ठीक है ना। सो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा जी? उस केस में जो रेट ऑफ टैक्स है मेरा, से लेट्स सपोज 28% रेट ऑफ टैक्स है। एक लग्जरी कार खरीद लिया आपने, एक एयर कंडीशनर खरीद लिया, 28% अगर रेट ऑफ टैक्स है, उसके ऊपर अलग से टैक्स लग जाए। तो ऑलरेडी 28% लग रहा है, 28% के ऊपर एक और टैक्स लग जाएगा और ये कुल मिलाकर के जीएसटी चार्ज किया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा सर? इससे फायदा क्या होगा? बहुत सिंपल सा फायदा है। जो महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स थे जहां पे प्रोड्यूसर्स ज्यादा थे,
कंज्यूमर्स कम थे, उनका रेवेन्यू लॉस हो रहा है ना, उनकी भरपाई कहां से होगी? जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। सर बट ये तो गलत है ना सर, ये तो गलत है ना सर। मतलब देखो सर, फायदा किसका हुआ? यूपी का हुआ। नुकसान किसका हुआ? महाराष्ट्र का हुआ। मैं क्यों भुगत रहा हूं बीच में? मैंने क्यों ये एक्स्ट्रा जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस पे करना? ऐसा ही है, ठीक है ना। फायदा किसी का भी हो, नुकसान आम जनता का ही होना है, ठीक है। सो भले ही यूपी का नुकसान हो, भले ही महाराष्ट्र का नुकसान हो, किसी का भी नुकसान हो, जिसकी भी भरपाई करनी हो, जिसको फायदा हो रहा हो, उसके पीछे नहीं मांगेंगे, एक्स्ट्रा सेस लगा देंगे, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। जाहिर सी बात है, आपके और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, एकदम अमीर नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से, जिनको ये चुभ रहा होगा कि सर जीएसटी सेस अलग से मैं क्यों पे करूं, मैंने क्या बिगाड़ा? नुकसान किसका हो रहा है? महाराष्ट्र का हो रहा है। फायदा किसका हो रहा है? यूपी का हो रहा है। यूपी के पॉकेट से पैसा निकालो, महाराष्ट्र के पॉकेट में डाल दो, हो गया कंपेंसेशन। बट ऐसा नहीं चलेगा। यूपी थोड़ी ना रेडी होगा उसके लिए। यूपी का मैं थोड़ी ना बोल रहा जीएसटी लाओ, तुम बोल रहे हो ना जीएसटी लाओ, मोदी जी तुम बोल रहे हो ना, तो आप जीएसटी लाना चाहते हो, आप देखो क्या करना है, समझ रहे हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहा? आप देखिए क्या करना है, राइट। तो इन्होंने नहीं किया। अब आम जनता, जो मैं बात कर रहा था, आम जनता को ये चुभ रहा था, ऑब्वियसली बात है, राइट। इन्होंने मोर्चे निकाले, इन्होंने बातचीत की फाइनेंस मिनिस्ट्री में, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा स्टफ किया इन्होंने, और एंड में कंक्लूजन ये निकाला कि हम ये जो सेस है इसको परमानेंट नहीं रखेंगे, इसको सिर्फ 5 इयर्स के लिए रखेंगे। 5 इयर्स के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। सो 2017 से 5 साल आपके और मेरे बेसिक मैथमेटिक्स के हिसाब से, ऐसा मुझे लगता है 17 से 5 साल यानी कि 22 होता है, बट गवर्नमेंट के 5 साल अभी तक हुए नहीं है, इन्होंने और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया 2022 में। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब जब तक जीएसटी है तब तक सेस है। तो ये दो चीजें थी, एक था कि कुछ आइटम्स को जीएसटी से बाहर रख दिया, दूसरा था कि आइटम्स भले जीएसटी के अंदर है, एक अलग से सेस रख दिया, जो अमीर इंसान है, अमीर व्यक्ति है, उसको बोला भाई तुम पे करो। तो अगर आपका काम नैनो के कार से हो सकता है, बट आपको चाहिए ऑडी की कार, आपको चाहिए बीएमडब्ल्यू, आपको चाहिए जैगवार, तो ठीक है, आप जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस भी पे करो। आपको चाहिए थी ना कार, आपको चाहिए था ना एयर कंडीशनर, आप पे करो एक्स्ट्रा पैसा। बात क्लियर है कि आपको जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस क्यों आया था, ये समझने आया है। मैं आपको बता दूं, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आप सीए में फाइनल के अंदर में पढ़ने वाले, ठीक है, साथ में ही पढ़ेंगे, आईडीटी में यहां नहीं है, ठीक है। बट लॉजिक समझने आया कि आपको? कैन आई गेट अ 1 इन दी चैट बॉक्स? जिनको यहां तक चीजें क्लियर है, 1 टाइप करिए चैट बॉक्स में फटाफट से। वन टाइप करिए। डन सर, बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे कौन से टैक्सेस थे जो जीएसटी आने से पहले एप्लीकेबल थे, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर्स रिलेवेंट है उनको अच्छे से समझने के लिए इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड होना जरूरी है। तो मैं जितना रिक्वायर्ड है उतना ही बैकग्राउंड आपको दे रहा हूं। आप सिर्फ पिक्चर चल रही है, आराम से बैठिए, सुनने में ध्यान दीजिए, ठीक है। पता चला मस्त वहां कॉफी चालू है, यहाँ आईपीएल चालू है, और यहाँ किसी से बात कर रहे हो, चैट कर रहे हो, और हाँ हाँ नाम के लिए हाँ सर आप बोलिए, हाँ सर आप बोलिए, ऐसा मत करो, ठीक है। आ जाइए। सो टैक्सेस सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी। सब्स्यूम्ड मतलब जीएसटी के अंदर क्या क्या टैक्सेस आ गए हैं, कौन से टैक्सेस जिनकी आइडेंटिटी नहीं है और जीएसटी बन गया है आज, ऐसे क्या क्या चीजें हैं, आइए उसको समझते हैं। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवीज है, और कुछ लेवीज जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के लेवीज है। कुछ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये कुछ टैक्सेस लगाता था, कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लगाता था। थोड़ा सा बात करते हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के नाम से टैक्स होता था। अच्छा, मुझे ना अभी अभी दिमाग में एक क्वेश्चन आया है, फटाफट से पूछता हूं। सर ड्यूटी वर्सेस टैक्स, सर व्हाट इज द डिफरेंस? सर ड्यूटी मतलब आप आपकी ड्यूटी निभा रहे हो, हम हमारी ड्यूटी निभा रहे हैं। टैक्स मतलब ड्यूटी निभा रहे हो, इसके लिए टैक्स पे करो, पढ़ा रहे हो, कमा रहे हो, पैसा भरो। नहीं, ड्यूटी का मतलब क्या है? ड्यूटी और टैक्स, यस एनीवन, ड्यूटी और टैक्स का क्या मतलब है? यस, जो लोग यूट्यूब पे देख पा रहे हो, अच्छा यूट्यूब पे ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? हाँ चलो बढ़िया। जो लोग ऐप पे हो, यस, ड्यूटी टैक्स का क्या मतलब है? क्या होता है ड्यूटी टैक्स? आप में से कोई अनम्यूट करके बोलना चाहे तो मैं परमिशंस देके रख देता हूं, आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूटी? कैन आई से ड्यूटी का मतलब, ड्यूटी वर्ड तब यूज किया जाता है टैक्स की जगह पे जब गुड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी मतलब क्या? आप गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो कुछ मैन्युफैक्चर के गुड्स आ गए, ड्यूटी वर्ड आ गया। कस्टम्स ड्यूटी आगे आएगा यहीं पे, कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम्स ड्यूटी क्या है सर? अगेन अगर गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट करना है या गुड्स को इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करना है, उस पे लगता है ड्यूटी, जो है कस्टम्स ड्यूटी।
तो ड्यूटी जो वर्ड है ये हम यूजुअली यूज करते हैं गुड्स के लिए, और टैक्स कॉमनली गुड्स के लिए भी यूज किया जाता है और सर्विसेज के लिए भी यूज किया जाता है। तो सर ये कहना गलत होगा कि एक्साइज टैक्स, सही होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बट एक्ट का नाम एक्साइज ड्यूटी एक्ट रखा गया था, ठीक है। सो एक्साइज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करता था, और एक्साइज किस लिए था? मैन्युफैक्चरिंग। आपने मैन्युफैक्चर किया कि एक्साइज ड्यूटी लेविड। अच्छा फन पार्ट आपको बताऊं, हम पहले जब एक्साइज पढ़ाया करते थे, जब एक्साइज सिलेबस में हुआ करता था, सिर्फ मैन्युफैक्चर का डेफिनेशन कितने पेज का होता होगा? सिर्फ मैन्युफैक्चर का डेफिनेशन कितने पेज? एक्ट के पेज बोल रहा हूं मैं, मेरा हैंड रिटन पेज नहीं बाबा, एक्ट के पेज बोल रहा हूं मैं। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगभग 100 पॉइंट थे, लगभग 10-12 पेज का वो डेफिनेशन था। मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है, किसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से बाहर क्या, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सिर्फ मैन्युफैक्चर। बट इसको इजी कर दिया गया है जीएसटी के अंदर में, आपका काम बचा दिया गया है, ठीक है। आइए, सो मैन्युफैक्चर जब जब होता था, द मोमेंट मैन्युफैक्चर यूज्ड टू हैपन, व्हाट यूज्ड टू हैपन, एक्साइज ड्यूटी यूज्ड टू गेट लेविड। कौन लेवी करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करता था, राइट। तो ये थोड़ा थोड़ा पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक्साइज ड्यूटी एडिशनली ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेटरीज प्रिपरेशन। तो कुछ मेडिसिनल पर्पसेस के लिए जो गुड्स होते थे और टॉयलेटरीज के लिए जो गुड्स होते थे, इनके ऊपर अलग से एक्साइज ड्यूटी था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए, यहां पे बैड करके कुछ होता था। बैड सर बेसिक एक्साइज ड्यूटी, ये बीईडी हो गया। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा था मैं, हाँ एसएडी हो गया। सैड भी होता था, क्या था सैड? स्पेशल एडिशन ड्यूटी। स्पेशल एडिशन ड्यूटी था, बेसिक एडिशन ड्यूटी था, बेसिक एक्साइज ड्यूटी था। ऐसे अलग अलग टाइप का बेसिक एक्साइज, स्पेशल एक्साइज, एडिशनल एक्साइज, बहुत सारे ड्यूटीज थे। जैसे कि आप यहां भी देख पा रहे हो, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के ऊपर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है। क्या है? एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के ऊपर। अच्छा, ये सब चीजें एक्साइज ही है, और ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग ही है। हालांकि आपको अगर ट्रेड करना हो, क्या करना हो सर? आपको ट्रेडिंग करना हो। ट्रेडिंग मतलब यहां से उठाया, यहां बेचा, परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स, अगर ऐसा कुछ है तो सीएसटी है। सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स यूज्ड टू कम इनटू पिक्चर। सर नहीं समझा, रुकिए समझाता हूं। यहां आइए, स्टेट लेवी के अंदर में आता है स्टेट वैट है। कल हमने वैट की बात की थी, वैल्यू एडिशन टैक्स। सर ये भी ट्रेडिंग के ऊपर लगता है। क्या लगता है ट्रेडिंग के ऊपर? वैल्यू एडिशन टैक्स। अगर आपका ट्रेडिंग होता है और वो ट्रेडिंग इंट्रा स्टेट है, सर इंट्रा स्टेट मतलब क्या? सप्लायर, सेलर नहीं, थोड़ा प्रोफेशनली बोलेंगे, हाँ बराबर ना। सप्लायर ऐसा कुछ बढ़िया लगता है, सेलर अभी छोटी मोटी चीज नहीं है, सप्लायर, ठीक है। आदत लगाओ, आदत होनी चाहिए, आर्टिकलशिप में भी काम आएगी, ठीक है। चलिए, सप्लायर भी महाराष्ट्र में है, रेसिपिएंट भी महाराष्ट्र में है। सेल जो हो रहा है सप्लायर से नहीं, सेल नहीं, आउटवर्ड ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, सप्लायर महाराष्ट्र से ही, रेसिपिएंट महाराष्ट्र में ही आउटवर्ड ट्रांजैक्शन हो रहा है। क्या हो जाएगा ये? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन या इंट्रा स्टेट सप्लाई, अगर मैं जीएसटी के टर्म्स में बात करूं तो, राइट। जब जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होता था, तब तक स्टेट का, वो स्टेट का जिसमें ट्रांजैक्शन हो रहा है, जैसे महाराष्ट्र था, यहां पे महाराष्ट्र स्टेट वैट लग जाता था। और अगर आपका ट्रांजैक्शन सर सेंट्रल सेल्स टैक्स की मैं बात करूं, आपका अगर ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट होता है, क्या होता है? इंटर स्टेट। मैन्युफैक्चरर जो है या सप्लायर जो है महाराष्ट्र में है, आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, रेसिपेंट जो है गुजरात में है, कर्नाटका में है, दिल्ली में है, असम में है, उस केस में सीएसटी लगता था और सेंट्रल गवर्नमेंट आकर के जीएसटी लगाया करता था। दैट वाज इंटर स्टेट सप्लाई या इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो सीएसटी कब लगता है? इंटर स्टेट पे लगता है। वैट कब लगता है? इंट्रा स्टेट पे लगता है। आइए आगे बढ़ते हैं, सर्विस टैक्स की बात करता हूं। सर्विस टैक्स जैसा नाम है, सर्विस है, सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स लग जाएगा। अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करता था, ठीक है। इसके अलावा यहां एक चीज नहीं लिखी हुई है, मैं यहां पे लिख देता हूं, फिर इस पॉइंट पे आता हूं मैं, वो है कस्टम्स। कस्टम्स ड्यूटी। सर हमारे सिलेबस में कस्टम्स ड्यूटी है, भले ही 5-10 मार्क का हो, सिलेबस में है। फाइनल के अंदर हमें 25-30 मार्क्स का है कस्टम्स, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कस्टम्स ड्यूटी कब लगता था? जब भी इंपोर्ट होगा या एक्सपोर्ट होगा। यूएसए में मुझे एक्सपोर्ट करना, यहां से मेरा कस्टमर यूएसए में है, मैं महाराष्ट्र में हूं, तो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, कस्टम्स ड्यूटी लग जाएगा। आज के डेट पे वो नील है। आज हमने हमारा इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ाने के लिए, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट, बचपन में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा शायद, ये मेंटेन करने के लिए हमने एक्सपोर्ट्स को टैक्स फ्री करके रखा हुआ है अभी के लिए। आगे टैक्स लग सकता है क्या फ्यूचर में? हाँ जी बिल्कुल लग सकता है, ठीक है। आपने ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए सप्लायर से कुछ परचेस किया, वो यहां इंपोर्ट कर रहा है, वो वहां से एक्सपोर्ट कर रहा है, मैं यहां इंपोर्ट कर रहा हूं, इसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी लगता है। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शन पे कस्टम्स ड्यूटी लग जाएगा। उसके साथ साथ आई विल टेल यू, उसके साथ साथ सीवीडी एसएडी,
ये तो मर्ज हुआ ही नहीं है। हाँ सर देखो ना, मैंने क्या टाइटल रखा हुआ है यहाँ पे, टैक्सेस सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी, मतलब ऐसे कौन से टैक्सेस है जो जीएसटी के अंदर आ गए हैं, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते, उनकी जगह जीएसटी ने ले ली है। इसमें कहीं भी यहां पे या यहां पे कहीं भी आपको कस्टम्स नहीं दिखेगा, बिकॉज आज के डेट पे कस्टम्स लेवी किया जाता है। आज के डेट पे जीएसटी के साथ सर कस्टम्स लेवी किया जाता है। तो इफ यू इंपोर्ट समथिंग टुडे, उसके ऊपर आपको कस्टम्स पे करना पड़ता है। इफ यू एक्सपोर्ट समथिंग टुडे, उसके ऊपर कस्टम्स में कवर होता है वो, बट कस्टम्स है जीरो उसके ऊपर आज। ठीक है ना। कमिंग बैक टू सीवीडी एसएडी, इसको क्या कर दिया गया है सर, सीवीडी और एसएडी को इसको सबस्यूम कर दिया गया है। सीवीडी इज and SAD is CVD है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में जब हम कस्टम्स पे जाएंगे, बट अभी आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, एक जमाना हुआ करता था, आई डोंट नो आप में से कितने लोग रिलेट कर पाएंगे इसको, थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूं। चाइना के कुछ फोन्स आया करते थे, आप आपके पेरेंट्स को पूछिएगा, बड़े भाई बहन अगर हो गए उनको पूछिएगा, उनको ये चीज पता होगी। मैं भी काफी छोटा था उस समय पे, 1990s के अंदर की बात है, जब 1990s के अंदर में एंड अर्ली 2000s के अंदर में चाइना के बहुत सारे फोन्स बिकते थे इंडिया में, छोटे से फोन, चाइना मोबाइल 500 रुपीज 1000 रुपीज, जहां नोकिया, सैमसंग, रिलायंस के भी फोन्स थे तब। ये सभी फोन्स इंडिया में बेचे जा रहे हैं मिनिमम 10,000 12,000 रुपीज पे। वहां पे चाइना इंडिया के ये नोकिया वगैरह के फोन से बहुत बढ़िया फोन बना करके, जिसका आवाज लाइक मैं आपको बताता हूं, अब मैं यहां पे 7th फ्लोर पे बैठा हुआ हूं, तो 7th फ्लोर से अगर ग्राउंड फ्लोर पे हम जाते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे कोई अगर फोन पे बात कर रहा है उसकी आवाज आपको यहां नहीं सुनाई देगी। अच्छा चलो रिंगटोन की बात करते हैं। 7th फ्लोर पे यहां मेरा फोन है, उस किसने कॉल किया है, रिंग बज रही है यहां पे, आप ग्राउंड फ्लोर पे आपको सुनाई देगी क्या रिंग आज के डेट पे? अरे सर 7th फ्लोर क्या बोल रहे हो सर, दूसरे मंजिले पे नहीं सुनाई देती है सर, फर्स्ट फ्लोर पे ही नहीं सुनाई देती है, आप 7th फ्लोर क्या बात कर रहे हो? वो चाइना का फोन जो था ना, उसकी रिंग चाहे ऊपर आसमान में बजे ना तो भी धरती पे सुनाई देती थी, इतना बढ़िया फोन था वो, राइट। उसमें मेमोरी कार्ड, 2-3 सिम कार्ड डाल सकते हो, छोटा सा कैमरा था, एफएम रेडियो था, बहुत बड़ी बात थी एफएम रेडियो उस समय पे। इंटरनेट तो था ही नहीं, उसमें जीपीआरएस फैसिलिटी होती थी। सर ये जीपीआरएस क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है कुछ, ये होता था उसमें, उससे इंटरनेट चलाया जा सकता था। ठीक है, मतलब इतनी सारी सर्विस होती थी और सिर्फ मात्र 500 रुपीज में। सर क्या मतलब कहना क्या चाहते हो आप? कहना सिर्फ इतना चाहता हूं मैं, ये फोन चाइना में बनता था, चाइना उसको प्रोड्यूस करता था, और चाइना को पता है इंडिया में इतना बड़ा मार्केट है, उठा करके डंप करता था इंडिया में इतने सस्ते दामों पे। दो प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम चाइना, वो तो पता है आपको, टिकटॉक बैन कर दिया, क्यों? प्रॉब्लम क्या है? चाइना। तो पहला तो प्रॉब्लम ये हो गया। दूसरा टेक्निकल प्रॉब्लम यहां पे जिसको सॉल्व करने की कोशिश की गई वो ये था कि आप इतने गुड्स ले रहे हो और डंप कर रहे हो इंडिया में, इंडिया को डंपिंग फील्ड बना रखा है, बस सस्ते में बेचो लोग खरीदेंगे। और इंडिया की तो हमेशा से आदत है, कितना भी इंसान कमाए, कोई इंसान करोड़पति क्यों ना हो, वो इंसान आज भी जब सब्जी खरीदने जाता है, फ्रूट खरीदने जाता है, वो बार्गेन करता है। आपने बॉलीवुड एक्ट्रेसेस वगैरह को देखा होगा आपने इंटरव्यूज में कि मैं सुबह जब सब्जी खरीदती हूं तब मैं बार्गेनिंग करती हूं, 100 रुपए भी बचता है ना, बहुत मजा आता है, दिन अच्छा जाता है, बराबर ना, राइट। तो आप सोचिए, इंडिया कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट है, प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, आज तो है ही है, तब भी था, हमेशा से था। तो हो क्या रहा था, जो बाकी लोग थे ना कंपटीशन में, कौन से लोग, नोकिया, सैमसंग, इनके ऊपर इनजस्टिस हो रहा था। मतलब नोकिया बोलता है यार देखो, मैं इतनी मेहनत करके इतना अच्छा फोन बना रहा हूं, मैं, मेरा फोन बनने का कॉस्ट ही 8,000 रुपए जा रहा है, तो मैं इसको 10,000 से नीचे सेल कर ही नहीं पाऊंगा, तो मैंने सेलिंग प्राइस 10,000 रखी है, बट कोई खरीद ही नहीं रहा है। क्यों नहीं खरीद रहा है? चाइना वाले सिमिलर फीचर्स, इससे ज्यादा फीचर्स बना करके कितने में सेल कर रहे हैं? 500 रुपीज में सेल कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने बोले काम करते हैं, गवर्नमेंट ने कहा काम करते हैं। ये तब की बात है जब नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, मेरे ख्याल से उसके आसपास की बात है। इन्होंने क्या किया, अगर चाइना का फोन 500 में सेलिंग प्राइस है इंडिया में, और नोकिया का जो फोन है, जो इसका सिमिलर फोन होगा, उसको बनाने के लिए यहां पे अगर 8,000 रुपीज लगते हैं, तो ये जब इंपोर्ट होगा ना फोन, ये इंपोर्ट होगा तो कस्टम ड्यूटी लगेगा, कस्टम ड्यूटी लगने के बाद ही 500 रुपए आ रहा है प्राइस। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लस 7,500 सीवीडी लगा दिया। क्या लगा दिया? 7,500 सीवीडी लगा दिया, और टोटल प्राइस कितना हो गया अभी? 8,000। अब चाइना का फोन भी 8,000 में बिकेगा, नोकिया का फोन भी 8,000 में बिकेगा। अब हो गया लेवल प्लेइंग फील्ड, अब कंपटीशन का कोई सेंस बनता है।
दैट इज सीवीडी फॉर यू। आप समझ पाए क्या इसको? तो जो डंपिंग हो रहा था वो डंपिंग को रोकने के लिए जो ड्यूटी लगाया गया उसका नाम है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। इसको एंटी डंपिंग ड्यूटी के नाम से भी पहचाना जाता है। अगर आपको यहां तक अच्छा, एसएडी, एसएडी क्या है? एसएडी स्पेशल एडिशन ड्यूटी, समथिंग सिमिलर टू काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सिमिलर नेचर है, बस स्पेसिफिकेशन अलग है, कोई अलग चीज पे लगता है। अगर आपको सीवीडी एसएडी तक समझ गया है तो टाइप करिए चैट बॉक्स में, ऑनलाइन वालों फटाफट से, यहां तक क्लियर होगा तो। समझा है सभी को? आसिफ, अश्विनी, रेशमा, सिद्ध, उमेश, यस 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 यस, चलिए बढ़िया। सो मूविंग ऑन टू एक और पॉइंट नीचे लिखा हुआ है सेंट्रल टैक्स के अंदर में, सेस एंड सरचार्ज रिलेटिंग टू एनी ऑफ दीज। तो जो भी टैक्स हमने बात की ना, जितनी भी टैक्सेस की हमने बात की, जो भी डिस्कशन हमने किया अभी, इन सभी के ऊपर अलग से टैक्स ऑन टैक्स लगता था इन द नेम ऑफ सरचार्ज, इन द नेम ऑफ सेस, वो अलग था। ये सब को निकाल दिया गया है। आज क्या लगता है? एक ही टैक्स लगता है, वो है जीएसटी। इन सब की जगह पे कस्टम्स को निकाला नहीं है, कस्टम्स ने बताया आपको, निकाला है सीबीडी एसएडी पार्ट को। ठीक है, मतलब सर चाइना भी डंप कर सकता है? नहीं, अलग टैक्सेस है उसके लिए, अलग रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। स्टेट लेवी की मैं अगर बात करूं, आप पहले अगर थिएटर में जाते थे, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2017 के पहले की बात है, 2016 में आप इतने भी छोटे नहीं थे, आप स्कूल में होगे शायद, आप अगर मूवीज पे जाते थे, आपको याद होगा, आप गूगल पे जा करके क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो मूवी टिकट्स, आज से 5 साल पहले के। उसके ऊपर सर्विस टैक्स होगा, उसके ऊपर क्या होगा सर? सर्विस टैक्स के अलावा एंटरटेनमेंट टैक्स होगा। तो सर्विस टैक्स तो सेंट्रल लेवी था, सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। जैसे आप एक टिकट का प्राइस पे करते हो सबको 100 रुपए, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात क्या है यहाँ पे? दूसरी बात ये है सर कि अलग से, सिंस इट इज एन एंटरटेनमेंट पार्ट, उसका अलग से टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को। तो अगर महाराष्ट्र में कोई सिनेमा हॉल है जहां मैं मूवी देखने जा रहा हूं, वहां पे एंटरटेनमेंट टैक्स अलग से लगाया जाता था, इसको अलग से कलेक्ट किया जाता था बाय महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप दिल्ली के सिनेमा हॉल में जा रहे हो, अलग से टैक्स लगाया जाता था। सो ये आज नहीं है, राइट? ऑब्वियस सी बात है, आज सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे मूवी टिकट पे जीएसटी लगता है। सिर्फ मूवी नहीं, कोई भी टाइप का एंटरटेनमेंट शो हो, स्टैंड अप कॉमेडी का शो क्यों ना हो, बुक माई शो से टिकट बुक कर लो, सेम चीज है। सर्कस हो और भी कोई चीज हो, सेम चीज है, ठीक है। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, इसके ऊपर टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया करता था पहले। एंट्री टैक्स में बहुत सारे एंट्री टैक्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्ट्रा का नाम सुना होगा आपने। बहुत सारे ऐसे एंट्री टैक्सेस थे कि आपको अगर कोई स्टेट का बॉर्डर क्रॉस करना है, आपको कोई म्युनिसिपल एरिया का बॉर्डर क्रॉस करना है, आपको कोई कैंटोनमेंट एरिया का बॉर्डर क्रॉस करना है, उन चीजों के लिए एंट्री टैक्स वसूला जाता था। ये आज भी है बट अलग प्रकार का है। आज ये जो पहले वाले टैक्सेस थे उसको सबस्यूम कर दिया गया जीएसटी के अंदर में। तो आज अगर आप देखोगे बहुत सारे जो जैसे टोल के बूथ्स होते हैं ना, वैसे बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बूथ्स होते थे, ये निकाल दिए गए हैं क्योंकि एंट्री टैक्स है ही नहीं अभी। लग्जरी टैक्स है, अगर आप एयर कंडीशनर खरीदो लग्जरी टैक्स, आप ऑडी खरीदो लग्जरी टैक्स, आप कोई लग्जरियस होटल में जाओ जहां पे एक रात रहने के लिए, मतलब 24 घंटे रहने के लिए 1 लाख रुपए का आपको पैसा देना पड़े, ठीक है ना। नॉर्मल होटल का रूम अगर आप पकड़ के चलिए 200, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 तक लोग रह लेते हैं मिडिल क्लास के। 1 लाख रुपए एक रात के लिए एक लग्जरी रूम अगर आपको मिलता है, क्या है उसके ऊपर लग्जरी टैक्स अलग से लगता था। तो सर आज क्या लगेगा? आज जीएसटी ही लगता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अलग से टैक्स लगता है, और इसके साथ साथ ये जो स्टेट लेवीज थे इनके ऊपर भी सेस एंड सरचार्ज, ठीक है। तो ये रहा, ये सब टैक्सेस सबस्यूम हो चुके हैं। सर एमसीक्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर में, दैट वाज द रीजन मैंने ब्रीफ अप आपको दे दिया है पूरा। हालांकि इसमें से कुछ कुछ टैक्सेस के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे एज एन हाउ वी मूव अहेड इन दी सिलेबस। यहां तक क्लियर है? 3 टाइप करिए चैट बॉक्स में, एक बार ये चार्ट देख लीजिए, कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। सर डन। आशिफ जी कह रहे हैं सर जूम पे थोड़ा वीडियो क्लियर नहीं है। बेटा यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाइए, कभी कभी नेटवर्क का इशू आ सकता है आपके एंड पे, बिकॉज जूम का जो ऐप है जिसपे हम डेमो ले रहे हैं फिलहाल, ये ऐप थोड़ा सा बैंडविड्थ ज्यादा खाता है। आप यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सर कल इतना बढ़िया डिस्कशन किया था सर मैकेनिज्म के ऊपर, ऐसा लग रहा था सर सच में इंटर की पढ़ाई चल रही है सर,
ऐसा लग रहा था सच में हाँ सर एक प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी हो रही है। आइए आज भी उस चीज का एहसास दिलाता हूं मैं आपको। सर देखिएगा, आज से पहले यानी कि जीएसटी से पहले प्री जीएसटी जो भी हो रहा था, ये सब अगर मैं आपको कहूं सिमिलर टू जीएसटी हो रहा था। क्या बोल रहा हूं मैं सर? ये मैकेनिज्म है ना, किस चीज का मैकेनिज्म है? जीएसटी का है ना बेटा ना, ये मैकेनिज्म इनडायरेक्ट टैक्स का है। एक्साइज की बात की हमने, वैट की बात की हमने, सीएसटी की बात की हमने, सर्विस टैक्स की बात की हमने, जो भी हमने डिस्कशन किया ये सिमिलर मैकेनिज्म है, सिमिलर नॉट सेम, सिमिलर मैकेनिज्म है जीएसटी के अंदर। तो जो मैकेनिज्म हमने देखा, हमने तो जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, बट इसी में हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस का मैकेनिज्म भी कवर कर दिया। तो सर डिफरेंस है क्या सर? एक तो डिफरेंस है समझ गया, कंजम्पशन प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स का। दूसरा डिफरेंस आपको बताता हूं, ये रहा। क्या है सर ये? कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। सर कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस सुना सुना लग रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, 1 मिनट देता हूं। जो 2 टेबल है ना, यहां पे 2 टेबल में ये वाला जो पोर्शन है ये प्री जीएसटी पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये ड्यूरिंग जीएसटी का पोर्शन है। क्या बोल रहा हूं मैं? ये ऊपर प्री जीएसटी है, ये ड्यूरिंग जीएसटी है। ठीक है, यहां मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर लिखा हुआ है। 1 मिनट दे रहा हूं, सिर्फ प्लेन रीडिंग करो, देखो कुछ समझ आ रहा है क्या? सिर्फ प्लेन रीडिंग, टेक 1 मिनट, जस्ट डू प्लेन रीडिंग, कुछ भी नहीं, जस्ट प्लेन रीडिंग। Yes, people are. हाँ जी, कुछ आ रहा है समझने क्या लिखा हुआ है? सर आ रहा होता तो यहां थोड़ी ना होते। अरे नहीं नहीं, बेसिक तो समझने आ रहा होगा आपको। जिनको पता है वो लोग आंसर दे रहे हैं, अरे जिनको नहीं पता है आप सोचिए। आइए करते हैं डिस्कस इस चीज को। सर एक्साइज पे सेस लगता था, हाँ ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, अगले 15 से 20 मिनट पूरे तरीके से फोकस्ड इसी चीज पे। समझने नहीं है बिंदास बोलो सर रिपीट, बट पूरी कोशिश करना समझने पे, राइट? आपके सिलेबस का पहला कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं आएगा, बट कैलकुलेशन है, इलस्ट्रेटिव टाइप में समझा रहा हूं ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझने आ जाए। जो मैकेनिज्म की कल शुरुआत की थी वो तो सिमिलर था पहले के टैक्सेस में भी, इनडायरेक्ट टैक्सेस में आज भी। अलग क्या है यहां देखेंगे, ठीक है? सर समझाता हूं क्या है। मैन्युफैक्चरर है, प्री जीएसटी एक्साइज हुआ करता था। द मोमेंट यू मैन्युफैक्चर, हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट यूज्ड टू कम इनटू पिक्चर टू लेवी एक्साइज ड्यूटी, एंड एक्साइज ड्यूटी को वसूल किया जाता था, ठीक है ना? सपोज बेसिक कॉस्ट है 1 लाख रुपीस, अब एक्साइज आएगा तो एक्साइज का रेट ऑफ टैक्स सपोज अज्यूम करते हैं 10% है, तो 1 लाख पे 10% कितना आ गया? 10,000। अब मैंने इसको सेल भी करना है, जब मैं मैन्युफैक्चर करूंगा तो मैन्युफैक्चर करके गोडाउन में थोड़ी ना रखूंगा, उसके ऊपर पैसा कमाने के लिए मुझे उस चीज को सेल करना पड़ेगा। Now let me say that I wish to sell it. तो the moment I sell it, अगर मैं मेरे स्टेट में सेल करता हूं जहां मैंने मैन्युफैक्चर किया है, जहां मैं खुद हूं, तो मुझे उस स्टेट का वैट लग जाएगा। और अगर मैंने दूसरे स्टेट में सेल करना है तो मुझे सीएसटी लग जाएगा। अज्यूमिंग कि मैं मेरे स्टेट में सेल कर रहा हूं तो वैट लग जाएगा। से लेट अस से वैट का जो टैक्स है 10% है। अब ध्यान देना, एवी फॉर वैट। सर एवी एसेसेबल वैल्यू, ये वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू के ऊपर मैं असेस कर सकता हूं। बात समझ रहे हो क्या? क्या होता है ये वो वैल्यू है जिसके ऊपर मैं कोई चीज असेस कर सकता हूं। बात को समझिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। सर असेस कर सकता हूं मतलब क्या हो गया? असेस कर सकता हूं मतलब मैं उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर सकता हूं। सो द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैट इज कॉल्ड एज असेसेबल वैल्यू।
वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी इज कॉल्ड एज एसेसेबल वैल्यू फॉर जीएसटी। ठीक है ना। तो एसेसेबल वैल्यू जो है जिसके ऊपर वैट लगाया जाएगा वो एक्साइज और बेसिक कॉस्ट दोनों को ऐड करके आता है। तो 1 लाख प्लस 10,000, 1 लाख 10,000 पे 10% वैट 11,000, टोटल 1,21,000। ठीक है। अब ये जो व्यक्ति थे ये मैन्युफैक्चरर भी थे, तो सिंस दैट पर्सन वाज मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चर पे क्या लग जाएगा बेटा, एक्साइज लग जाएगा। और मैन्युफैक्चर करने से काम नहीं होगा, सेल भी तो करना पड़ेगा, तो सेलिंग करने के लिए क्या लग जाएगा, वैट लगेगा। तो ये जो मनुष्य है, ये जो इंसान है, ये जो बिजनेस है, ये मैन्युफैक्चर कर रहा है तो एक्साइज में रजिस्ट्रेशन करके रखना पड़ेगा, और सेल भी कर रहा है, ट्रेडिंग भी कर रहा है, तो वैट में भी क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेके रखना पड़ेगा। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की, मतलब शॉपकीपर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट जो भी होगा, इसके लिए ये जो परचेस करना है मैन्युफैक्चरर से, इसके लिए कितने में आएगा वो? सर 1,21,000 में आएगा ना बेटा ना। डिस्ट्रीब्यूटर है, ये भी क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है ना, परचेस करेगा और फर्दर सेल करेगा। तो परचेस कर रहा है किस लिए, सेल करने के लिए। आई एम परचेसिंग फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, परचेस कर रहा हूं फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, तो मैं भी तो ट्रेडर हो गया। मैं ट्रेडर हूं तो मैं भी तो वैट और सीएसटी में रजिस्टर करके रखूंगा अपने आप को, तो मैं वैट में रजिस्टर्ड हूं। इसका मतलब ये 11,000 रुपीज जो वैट मैंने पे किया है, इसका मुझे क्रेडिट मिलेगा। कल पढ़ा था ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। बात समझने आ रही है क्या? ठीक है ना। सो ये मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, इसके लिए क्या है, आउटपुट वैट है। मैं क्या कर रहा हूं, परचेस कर रहा हूं, मेरे लिए ये क्या हो जाएगा, इनपुट वैट हो जाएगा। मैं जब फर्दर सेल करूंगा एज अ सेलर, तो मैं जो वैट कलेक्ट करूंगा मेरे लिए क्या हो जाएगा, आउटपुट वैट। उसको किससे माइनस करूंगा, इनपुट वैट। बचा हुआ क्या करूंगा, गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। ये समझाएगा पहले, अगर हाँ तो 4 टाइप करिए। ये समझाएगा जो मैंने कहा अभी, ये समझाया तो 4 टाइप करिए। यस यस यस। कहीं भी फास्ट हो रहा है, कोई भी चीज नहीं समझ रही है, बिंदास पूछो। मकसद एक ही है, आपको समझने आना चाहिए। अगर समझने नहीं आ रहा तो मेरे यहाँ पे लेक्चर लेने का कुछ फायदा नहीं है। ठीक है ना। हाँ उमेश, क्लियर है? चलिए नाउ मूविंग टू स्टेज 2 ऑफ दिस। पहला तो आसान था, समझ गए होगे। अब आइए दूसरी चीज पे जाते हैं। ध्यान देना, सिद्धा आपने रिप्लाई नहीं किया, क्लियर है, पक्का? आइए, हाँ कहा थे हम यहां थे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब जो है, ये वैट में रजिस्टर्ड है, तो वैट का इनको क्रेडिट मिल जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटर एक्साइज में रजिस्टर हो गए क्या? नहीं। क्यों? ये मैन्युफैक्चर थोड़ी ना कर रहे हैं। अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो ही मैं एक्साइज में रजिस्ट्रेशन लूंगा। मैंने तो मैन्युफैक्चर किया ही नहीं, तो मैं एक्साइज के अंदर रजिस्टर क्यों करूंगा जाके? तो मैंने एक्साइज के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, जिसका मतलब ये जो एक्साइज मैंने मैन्युफैक्चरर को पे किया और मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को पे किया, उसका क्रेडिट मैं नहीं ले पाऊंगा। मैं ले नहीं सकता, मैं ले ही नहीं सकता। तो मेरे लिए ये जो बेसिक कॉस्ट है 1 लाख रुपीज का, ये तो मेरा कॉस्ट है ही है। उसके साथ साथ ये 10,000 रुपीज जो है एक्साइज के, जो मैंने मेरे मैन्युफैक्चरर को या सप्लायर को पे किए है, वो भी मेरे लिए क्या बन जाएगा बेटा, कॉस्ट बन जाएगा। बात समझने आ रही है क्या? हाँ है ना। तो वो भी मेरे लिए कॉस्ट बन जाएगा। सो बेसिक प्राइस जो थी ये तो मेरे लिए कॉस्ट है ही है, उसके साथ साथ एक्साइज जो है ये भी मेरे लिए कॉस्ट है। सर वैट क्यों कॉस्ट नहीं? अरे भाई मैं खुद डिस्ट्रीब्यूटर भी तो वैट में रजिस्टर्ड हूं ना, तो मेरे लिए ये क्रेडिट मिल जाएगा मुझे। जिनको नहीं समझा टेंशन मतलब, पूरा समझा रहा हूं। ठीक है। सो अज्यूम कर दे ये कॉस्ट हो गया आपका। तो बेसिक प्लस एक्साइज 1,10,000। अब इसके ऊपर मैंने मेरा मार्जिन ऐड किया। क्या ऐड किया मैंने? प्रॉफिट मार्जिन। लेट्स से 20% का प्रॉफिट मार्जिन मैंने ऐड किया, तो 1,10,000 के ऊपर 20% आ जाता है 22,000। तो 22,000 मेरा प्रॉफिट। टैक्स लगाने से पहले प्राइस कितना है? 1,32,000। आप मेरे दुकान पे कस्टमर बन के आए जो कंज्यूम करने वाला है इस चीज को। मैंने आपको कहा ठीक है सर, मैं आपको ये 1,32,000 में सेल कर दूंगा, उसके ऊपर गवर्नमेंट वैट चार्ज करेगा 10%। तो 1,32,000 के ऊपर 10% 13,200। वहां गलती से एक जीरो एक्स्ट्रा प्रिंट हुआ है, आपके बुक में भी वो प्रिंट हो चुका है, मेरा ध्यान नहीं गया उस पर। एनीवेज डजंट मैटर। सो 13,200, मतलब सर 13,200 रुपीज वैट लग गया। टोटल कितना हुआ? 1,45,200 जो मैंने आपको सेल किया एज ए आप कस्टमर हो। ठीक है। अब मुझे बताइए, ये जो है वैट है, ठीक है, ये जो है वैट है। ये डिस्ट्रीब्यूटर जब गवर्नमेंट को पैसा पे करेगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आउटपुट वैट कितना है? 13,200 माइनस इनपुट वैट कितना है? 11,000। बचा कितना सर? 2,200। क्या मैं नेट अमाउंट गवर्नमेंट को पे करूंगा सर? क्या मैं नेट अमाउंट 2,200 गवर्नमेंट को पे करूंगा? क्या आपको पूरा साइकिल समझने आया? सर तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं समझने आया, बताओ। प्रॉब्लम तो आएगा अभी जब हम इसको कंपेयर करेंगे। हाँ जी, यस, कैन आई गेट अ वाई? यस 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 यस। हाँ आइए आगे बढ़ाते हैं चीज को। आइए ड्यूरिंग जीएसटी आज के डेट पे क्या हो रहा है?
अब फास्ट रहता हूं थोड़ा सा। मैन्युफैक्चरर है, बेसिक कॉस्ट है 1 लाख रुपीस, जो यहां पे भी था 1 लाख रुपीस के ऊपर अब मैन्युफैक्चर करूं या ट्रेड करूं, एक ही टैक्स लगता है, क्या है, जीएसटी, राइट। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, तो जीएसटी लगेगा। तो मैं मैन्युफैक्चर करूं या फिर मैं ट्रेड करूं, मुझे तो क्या भरना है, जीएसटी भरना है। तो लेट्स से 20% रेट ऑफ टैक्स। सर ये क्या लिखा हुआ है, सीजीएसटी एसजीएसटी, इग्नोर करो 2 मिनट, आप ऐसा पकड़ के चलिए जीएसटी एट द रेट ऑफ 20%, 2 मिनट के लिए, ठीक है। सो जीएसटी लग गया 20%, 1 लाख के ऊपर 20%, 20,000 आ गया। 1,20,000 इज द कॉस्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर। तो सर ये 1,21,000 और ये 1,20,000, सर 1,000 का फायदा हुआ ना जीएसटी में। तो सर लोग गलत बोला करते थे ना, जीएसटी आने से महंगाई बढ़ गई है, बात करेंगे, डोंट कंक्लूड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कॉस्ट कितना है, 1 लाख। सर पहले तो 1,10,000 था, यहां 1 लाख क्यों है, बिकॉज distributor is also registered under GST. Even though distributor is not manufacturing, but distributor is selling. अगर डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेड कर रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटी में रजिस्टर करना है, तो डिस्ट्रीब्यूटर जीएसटी के अंदर रजिस्टर कर चुका है अभी। तो ये जो जीएसटी यहां था, इसका क्रेडिट यहां मिलेगा ना, इसके लिए मेरा कॉस्ट सिर्फ 1 लाख रुपीस। तो 1 लाख रुपीस आ गया। मैंने मेरा प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया 20%, लेट्स से 20,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया, 1,20,000। उसके ऊपर मैंने 20% जीएसटी चार्ज किया, 24,000 हो गया। अब मेरे लिए बताइएगा, डिस्ट्रीब्यूटर जो गवर्नमेंट को पे करेगा, आउटपुट कितना है, 24,000। इनपुट कितना है सर, 20,000। गवर्नमेंट को पे कितना करूंगा मैं सर, नेट अमाउंट जो मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा कितना हो गया, 4,000। तो सर ये तो गलत बात हो गई ना सर, पहले 2,200 गवर्नमेंट को जा रहा था, अभी 4,000 गवर्नमेंट को जा रहा है। बेटा वो सिर्फ वैट था, ये एक्साइज और वैट दोनों मिला के जो जीएसटी पे कर रहा है उसकी बात हो रही है। वहां 10,000 का जीएसटी एक्साइज भी तो जा रहा था, आई एनी विच वेज। उसके अलावा यहाँ टोटल प्राइस कितना है, 1,45,200, यहाँ कितना है, 1,44,000। मतलब एंड कंज्यूमर के लिए, आपकी और मेरे लिए अपेरेंटली यहां जो मैं देख पा रहा हूं, मैं इस तरफ आ जाता हूं, अपेरेंटली जो मैं यहां देख पा रहा हूं, कितना क्या हो रहा है, मुझे एज अ कंज्यूमर 1,200 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है। एज अ कंज्यूमर जो मेरा बेनिफिट हो रहा है यहां पे कितना हो रहा है, 1,200 का बेनिफिट एज अ कंज्यूमर मेरा हो रहा है। ये नीचे का टेबल समझने आया है तो 5 टाइप करिए चैट बॉक्स में। नीचे का टेबल क्लियर है तो 5 टाइप करिए चैट बॉक्स में, ठीक है। पक्का जी, 100%, 500%। यूट्यूब पे जो लोग छुपे बैठे हो, जो लोग रिकॉर्डिंग में मस्त आराम से बेड के ऊपर सो करके लेक्चर देख रहे हो, हाँ कहीं खोए हुए हो, सब क्लियर यहां तक। अब आइए एक एक करके समझते हैं कि व्हाई जीएसटी इज बेटर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कास्केडिंग इफेक्ट। द वर्ड कास्केडिंग मीन्स टैक्स ऑन टैक्स। सर सेस की बात की थी सर, सरचार्ज की बात की थी सर, इनकम टैक्स में भी की है, जीएसटी में भी की है सर, वो भी तो टैक्स ऑन टैक्स है ना, वो लीगल टैक्स ऑन टैक्स है। तो सर ये इलीगल है, हाँ। जीएसटी से पहले कास्केडिंग इफेक्ट काफी ज्यादा होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, आज भी लगता है, बट 99.99% कम हो चुका है। आइए समझाता हूं कैसे। मेरा पहला प्रॉब्लम कहां पे, पहला प्रॉब्लम ये वाले सेक्शन में, ठीक है ना। यहां भी प्रॉब्लम है, यहां भी प्रॉब्लम है। मैं पहला प्रॉब्लम यहां बता रहा हूं। बेसिक कॉस्ट कितना है, 1 लाख रुपीस, एक्साइज कितना लगाया, 10,000 लगाया। अब मुझे एक बात बताइएगा, ये 1 लाख रुपीस के ऊपर पहले एक्साइज लगाया, फिर उसके ऊपर वैट लगाया, ये तो डबल टैक्सेशन हुआ ना सर। यही टैक्स ऑन टैक्स की बात कर रहे हो आप ना बेटा ना। क्यों, जो एक्साइज लगाया है वो मैन्युफैक्चरिंग पे लगाया है, और जो वैट लगाया है वो ट्रेडिंग पे लगाया है। दो अलग एक्टिविटी है, दो अलग टैक्स। सेम एक्टिविटी पे 2 बार टैक्स लगाना गलत है, 2 अलग अलग टैक्स सेम एक्टिविटी पे लगाना गलत है। बट यहां तो 2 अलग अलग टैक्स है और 2 अलग अलग एक्टिविटी पे उनको लगाया गया है। पहली एक्टिविटी है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगाया गया है। दूसरी एक्टिविटी है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग पे वैट लगाया गया है। तो कुल मिलाकर के बात इतनी है कि ये टैक्स ऑन टैक्स नहीं है। तो सर टैक्स ऑन टैक्स क्या है, मैं बताता हूं आपको, ध्यान दीजिए। ये जो 10,000 है, मुझे बताइए ये 11,000 वैट आया ना आपका, ये 11,000 वैट आया कहां से, ये 11,000 वैट आया कहां से। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 10,000 और 1,000। ये 10,000 है 1 लाख इंटू 10%, और ये 1,000 जो है ये 10,000 इंटू 10% है। सही बोल रहा हूं क्या गलत बोल रहा हूं, आप बताइए। कैलकुलेशन मेरे से अच्छा मैथ्स आपका है। ये मेरा बेसिक कॉस्ट के ऊपर लगाया हुआ है, और ये मेरा एक टैक्स है एक्साइज, उसके ऊपर वैट कैलकुलेट किया गया। मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो ये टैक्स ऑन टैक्स है सर, ये टैक्स ऑन टैक्स है। कैसे? देखो मेरा प्रॉब्लम ये है ही नहीं कि जो बेसिक कॉस्ट है ना 1 लाख रुपए का जो गुड्स है, ये 1 लाख रुपीज के ऊपर आपने पहले एक्साइज लगाया, फिर दोबारा से आपने वैट लगाया, एक ही अमाउंट के ऊपर आपने एक्साइज भी लगाया, उसी अमाउंट के ऊपर आपने वैट भी लगाया। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, दो अलग अलग एक्टिविटी है, दो अलग अलग टैक्स है, लीगल कोई दिक्कत नहीं है, पूरा जस्टिस हो रहा है, कुछ इनजस्टिस नहीं है। इनजस्टिस कहां हो रहा है पता है? 1 लाख रुपए के ऊपर 10,000, सो 1 लाख इंटू 10% क्या आ गया? 10,000। ये 10,000 वैट खुशी खुशी भरने को तैयार हूं मैं, बट ये जो अलग से 1,000 ले रहा हूं ना सर, वो दिल पे लग रहा है। क्यों दिल पे लग रहा है? बिकॉज सर ये एक्साइज आपने लगाया, मतलब गवर्नमेंट ने लगाया। सो एक्साइज गवर्नमेंट ने लगाया, गवर्नमेंट ने जो एक्साइज लगाया उसके ऊपर मैं वापस से वैट भरूंगा। मतलब मैं वैट 1,000 का क्यों भरूं सर? किसके लिए भरूं मैं? 1 लाख रुपीज की जो चीज मैंने परचेस की है, जो गुड्स मैंने परचेस किया हुआ है, इसको मैंने मैन्युफैक्चर किया, मानता हूं, एग्रीड। चलो 10,000 एक्साइज दे दे निकाल करके, एग्रीड, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दुख नहीं हुआ, बिल्कुल रोना नहीं आया। आपने बोला वैट सेल कर रहे हो, वैट पे करो, मैंने बोला ठीक है दे देता हूं। किसके ऊपर? 1 लाख के ऊपर। कितना? 10%, 10,000 दे दिया। अरे ये दोबारा से 1,000 क्यों मांग रहे हो? जस्ट बिकॉज आपने एक लॉ बना दिया, जिस लॉ में आपने ऐसा लिख दिया कि असेसेबल वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ वैट विल बी इक्वल टू बेसिक कॉस्ट प्लस ऑल द टैक्सेस चार्ज्ड बिफोर वैट। गवर्नमेंट को भी समझना है गलत हो रहा है, गवर्नमेंट ने बोल दिया इसको चेंज करने की जरूरत है। बट वो स्टेट कौन सा? यूपी, महाराष्ट्र, याद आ रहेगा कुछ? तो महाराष्ट्र रेडी नहीं है। महाराष्ट्र बोलता नहीं यार जैसा भी हो जो भी हो, मुझे फायदा हो रहा है ना, मैं ना बोलूंगा जीएसटी के लिए। समझ पा रहे हो? ये जो मैंने बताया यहाँ पे, ये 11,000 का बाइफर्केशन, 1 लाख का 10%, ये 1 लाख रहा, उसका 10% 10,000, ठीक है। और ये जो दूसरा 10,000 का वो 1,000 है, वो ये 10,000 ऑफ एक्साइज, उसके ऊपर 10% 1,000। तो ये जो 10,000 है, इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं ये खुशी खुशी दे दूंगा सर, स्माइल करते करते। ये जो है ना सर, इससे मैं खुश नहीं हूं सर, ये मुझे दुखी करता है, ये वाला मुझे दुखी करता है। ये जेपा है तो जेड टाइप करिए चैट बॉक्स में। ये वाला पार्ट, ये जो मैंने पोर्शन बताया ना आपको, ये समझने आ गया है तो जेड टाइप करिए चैट बॉक्स में। हाँ जी, डन। यस, प्रॉब्लम यहां नहीं है, मतलब ये इतना तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम और भी है। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 2 पे जाने से पहले कंपेयर करो जरा, जरा कंपेयर करो, जरा 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 कंपेयर करो। 1,21,000 था टोटल बिफोर जीएसटी, आफ्टर जीएसटी या जीएसटी के आने के बाद कितना होगा? 1,20,000। डिफरेंस कितना है? 1,000। क्या ये 1,000 के डिफरेंस को हमने ट्रेस कर लिया? हाँ, ये 1,000 ही गलत था ना, जीएसटी आने के बाद 1,000 कम हो गया। ये क्यों कम हुआ? इसके कारण अभी तो दो टैक्स है ही नहीं, एक ही टैक्स है। आप मैन्युफैक्चर करो, ठीक है जीएसटी है, आप ट्रेड करो, ठीक है जीएसटी है, तो है ही एक टैक्स। मैटर ओवर। सेकेंड मिस्टेक, दूसरा मौका दुख होने का, दुखी होने का। आइए, 1,10,000 बेसिक प्लस एक्साइज, जो परचेसिंग कॉस्ट हो गया डिस्ट्रीब्यूटर का, उस पर मार्जिन ऐड किया 22,000। मुझे 22,000 का बाइफर्केशन बताइए कैलकुलेटर के ऊपर, 22,000 का बाइफर्केशन बताइए, ठीक है। आइए कैसे बताता हूं। बेसिक कॉस्ट है और एक्साइज है। बेसिक कॉस्ट कितना है सर? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% मेरा मार्जिन कितना आ गया? 20,000। कितना आ गया सर? 20,000। एक्साइज ड्यूटी, क्या बोल रहा हूं मैं सर? एक्साइज ड्यूटी जो है, एक्साइज ड्यूटी कितना है सर? एक्साइज ड्यूटी 10,000 है। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% कितना आ गया सर? 2,000। कुल मिलाकर के कितना हो गया? 22,000 हो गया। क्या मतलब? आप सोचिए, मैकेनिज्म ऐसा चल रहा है, आप सोचने की कोशिश करिए, मैकेनिज्म ऐसा चल रहा है कि बेसिक अमाउंट जो परचेस का है मेरा, उस पर तो मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं, गवर्नमेंट ने जो एक्साइज लगाया है उसके ऊपर भी मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं। गलत बात हुई ना ये तो? इस बात का दुख है। मतलब प्रॉफिट मेरा ही है, क्या बोल रहा हूं मैं? प्रॉफिट तो मेरा ही है, फिर भी दुख है। सर पगला गए हो शायद। नहीं नहीं नहीं, पगला नहीं गया हूं, बताता हूं कैसे। फिर भी दुख क्यों है बताता हूं। जब तक ये प्रॉफिट था ना 2,000, किसके ऊपर? एक्साइज के ऊपर, तब तक मैं खुश था। बट गवर्नमेंट ने देखो आगे क्या किया, ये 22,000 का प्रॉफिट आ गया, 1,10,000 का बेसिक प्लस एक्साइज आ गया, टोटल मिलाकर के कितना हो गया? 1,32,000 हो गया। अब 1,32,000 के ऊपर 10% वैट है तो 13,200 वैट है। अब ये 13,200 वैट किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे बताइए? किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे सर? 1,32,000 के ऊपर करेंगे ना। रुको जरा, रुको, जैसा बोल रहा हूं वैसा ध्यान।
सर बेसिक की बात करता हूं, पहले बेसिक की बात करता हूं। बेसिक कितना था? 1 लाख, ठीक है ना। बेसिक के ऊपर मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना आ गया? 20,000, 1.20 लैक्स हो गया, ये 1 लाख और 20,000 हो गया। इसके ऊपर क्या करेंगे सर? 10%। क्या आ गया? 10% वैट आ गया। कितना आ गया? 12,000। मतलब ये 13,200 का बाइफर्केशन निकाल रहा हूं मैं, जिसमें से ये बाइफर्केशन में से ध्यान दीजिएगा, 1 लाख का बेसिक, 20,000 का उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन, ये रहा मार्जिन, टोटल हो गया 1,20,000। उसके ऊपर 10% वैट, कितना आ गया? 12,000। दूसरी चीज एक्साइज, एक्साइज कितना है? ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर में 10,000 है, प्लस 10,000 के ऊपर प्लस 20% मार्जिन ऐड किया, कितना आ गया? 2,000। कितना हो गया? 12,000। वैट कितना? 10%, कितना आ जाएगा? 1,200। मिल गया बाइफर्केशन, मिल गया बाइफर्केशन। देखिए 13,200 इसमें वैट, जो मैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जब आगे सेल कर रहा हूं तो मैं किसी से कलेक्ट कर रहा हूं, कितना? 13,200। 13,200 में से 1,200 पे मैं खुश हूं, 12,000 पे मैं खुश हूं, 1,200 पे मैं खुश नहीं हूं, और दोनों को टोटल करता हूं मैं तो 13,200 आता है। मैं फिर से समझाता हूं, ये अज्यूम करके कि आपको कुछ नहीं समझा, मुझे भी कुछ नहीं समझा, एक बार समझाता हूं फिर आप बताइए समझाया नहीं, ठीक है। सर डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया? बेसिक और एक्साइज को अपना कॉस्ट मान लिया 1,10,000, क्योंकि ये एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है तो इसको एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो एक्साइज में मेरा कॉस्ट बन जाएगा। उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया 20% से, किसके ऊपर? बेसिक प्लस एक्साइज। प्रॉफिट का बाइफर्केशन अगर मैं निकालूं तो ये 1,10,000 में से 1 लाख बेसिक है, 10,000 एक्साइज है। 1 लाख पे 20% 20,000, 10,000 के ऊपर 20% 2,000, ये रहा 22,000। दोनों का टोटल किया, प्राइस बिफोर टैक्स आ गया, एसेसेबल वैल्यू आ गया, इसके ऊपर वैट कैलकुलेट किया। वैट कितना? 10%। 10% दो चीजों पे, एक बेसिक और उसका प्रॉफिट, दूसरा एक्साइज और उसके ऊपर का प्रॉफिट। तो एक्साइज के ऊपर जो 2,000 प्रॉफिट हो रहा था जब मैं खुश हो रहा था, अब दुखी होने का मौका आ गया है, क्योंकि उसके ऊपर भी मुझे टैक्स पे करना पड़ रहा है। समझ रहे हो बात को? हाँ है ना। तो बेसिक कितना था? ओरिजिनल 1 लाख, बेसिक के ऊपर प्रॉफिट कितना था? 20,000, ये यहां निकाला, टोटल कितना हो गया? 1,20,000। उसके ऊपर 10% वैट, कितना आ गया? 12,000। ठीक है, खुशी खुशी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां है? एक्साइज कितना है? 10,000 है। एक्साइज के ऊपर प्रॉफिट कितना है? 2,000, कितना हो गया? 12,000। 12,000 के ऊपर 10% वैट, कितना आ गया? 1,200। इससे दुख है सर, ये क्यों पे करूं? पहले तो एक्साइज, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स, एक्साइज, एक्साइज के ऊपर प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स। बात समझ में आ रही है क्या? अगर समझा है तो 6 टाइप करिए चैट बॉक्स में, अगर समझा है 6 टाइप करिए चैट बॉक्स में। यस, समझा पक्का? मैं आपको लिख के दे सकता हूं, इस तरीके से आपको आज से पहले ना समझा था ना कभी आगे समझने आया, 100% गारंटीड। जैसे मोदी जी गारंटी देते हैं ना, वैसा गारंटी। हाँ, प्रचार नहीं कर रहा मैं मोदी जी का, हाँ खुद का कर रहा हूं। हाँ ठीक है, चलिए समझ में आई बात। अब देखिएगा यहां पे भी कंपेयर अगर करते हो आप, 1,45,200 और 1,44,000, दोनों का डिफरेंस कितना है सर? 1,200। क्या यही वो 1,200? यस। तो अगर मैं बात करूं, यहां पे ये 1,000 और यहां पे सर ये 1,200, ये और ये क्या थे? टैक्स ऑन टैक्स। जीएसटी में है क्या टैक्स ऑन टैक्स? नहीं है। तो सर जीएसटी का मतलब ऐसा होगा ना, फिर जो एंड कंज्यूमर है, आप और मैं जो है, हमारे लिए तो चीजें 1,200 से सस्ती हो गई ना, चीप हो गई। फिर सर जब जीएसटी आया था, मुझे अच्छे से याद है सर, मैं छोटा था बट मुझे अच्छे से याद है सर, लोग झगड़ रहे थे घर पे सर, मम्मी पापा भी बहुत गालियां दे रहे थे सर गवर्नमेंट को, क्या ये जीएसटी वगैरह लेके आए हो। पहले सब्जी 10 रुपए को किलो मिल रही थी, अब 20 रुपए को किलो मिल रही है। पहले स्कूल की फीस इतनी होती थी, अब स्कूल की फीस इतनी हो रही है। पहले कोई ऐसा ऐसा काम होता था तो इतना इतना खर्चा लगता था, अब इतना लग रहा है। बेटा वो महंगाई है, लोगों ने जीएसटी को मिसकम्युनिकेट कर लिया था, लोगों ने नहीं, ये इंटेंशनली इंडस्ट्री ने करवाया था। आप सोचिएगा ना, अगर ये कैलकुलेटर जो है, ये कैलकुलेटर 120 रुपीज को जीएसटी आने से पहले मैं आपको बेचता था, मैं दुकानदार हूं, मैं ये कैलकुलेटर 120 रुपीज को आपको बेचता था। आपको 120 भरने की आदत है, आप जब 120 दे पा रहे हो और जीएसटी आने के बाद इसका खर्चा मेरा हो जाता है 110 रुपए, तो मैं पागल हूं, मैं आपको बोलूंगा 110 में खरीदो। मैं आपको बोलूंगा ठीक है, आ रही है लक्ष्मी, आने दो, 120 रुपए आ रहे हैं, दे पा रहे हो, दे दो। ऊपर के 10 रुपए पहले गवर्नमेंट लेता था, अब मैं लूंगा, तो मैंने मेरा सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया। बात समझी क्या? तो इस तरीके से थोड़ा सा एक सिनेरियो इंडस्ट्री ने, बिजनेसेस ने क्या किया, ये कोशिश की करने की कि गवर्नमेंट के ऊपर धकेल दिया जाए कि गवर्नमेंट ने देखो महंगाई लाई है जीएसटी ला करके। हालांकि ऐसा नहीं है। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि महंगाई नहीं आई है, कुछ केसेस में 1 to 5% केसेस में आज भी कास्केडिंग इफेक्ट यानी कि टैक्स ऑन टैक्स चलता है, उसको निकालने की कोशिश जारी है। आसान नहीं है, समय लगेगा। और कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे रेट ऑफ टैक्स बढ़ा दिया गया है, तो वहां पे टैक्स जीएसटी आने के बाद ज्यादा हो गया, तो
तो वहां पे प्रॉब्लम है, बट ये सिर्फ 1 to 5%। 95% चीजों में कास्केडिंग इफेक्ट निकल चुका है और आज जीएसटी आने के बाद ये गुड्स हमारे लिए बहुत सस्ते हो गए हैं, बट लोगों ने इसका फायदा उठाया है, हमारे तक फायदा आने नहीं दिया। आप अगर चाहते हो कि मैं दोबारा से पूरा एक्सप्लेन करूं, डू लेट मी नो। आपको समझ गया है तो डू लेट मी नो, यस और नो, फटाफट से बताइए। इसके बाद आइएगा नोटबुक में, एक बार पूरा चार्ट देख लीजिए तो स्क्रीन पे दिख रहा है। हो सकता है देखने के बाद कुछ डाउट्स है आपको, डाउट है तो मुझे बताइएगा, नहीं तो 1 मिनट के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आप नोटबुक में आइएगा, नोटबुक ओपन करिएगा। हाँ जी, एक बार और एक्सप्लेन करूं? नहीं सर समझने आ गया, मैं नहीं मानता, मुझे नहीं आया समझना। जो लोग यूट्यूब के लिंक पर डेमो देख रहे हो आज, आपका क्या हाल है? सर कैसे बताए क्या हाल है सर? आइए, आपको समझ में आया होगा, मुझे समझ में नहीं आया। सर क्या मजाक कर रहे हो सर, इतना आसान था सर? नहीं, मुझे नहीं समझ में आया। आइए, इस चीज को लिखना भी है, आइएगा, लेट्स गो। लिखते लिखते समझने आ जाएगा, नहीं आया तो मैं दोबारा से समझाऊंगा, टेंशन मतलब। बहुत बढ़िया चीज है, आपको समझने नहीं भी आया होगा तो ये समझने आ जाएगा, बहुत बढ़िया सी चीज, ठीक है ना? आइए लेट्स गो। टाइटल दीजिएगा कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। क्या टाइटल दोगे? कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। ऑनलाइन में सिद्ध आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? टाइटल दीजिए कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। अच्छा, मुझे पहले लिखने दो, हो सकता है मैं कुछ इरेज करूं तो आपका वहां बिगड़ जाएगा लिखने में। आपको लिखने के 2 मिनट देता हूं बाद में, ठीक है? सो जस्ट फोकस, ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं बोल रहा हूं। प्री जीएसटी की मैं बात कर रहा हूं, प्री जीएसटी की मैं बात कर रहा हूं। से मेरा बेसिक कॉस्ट, कॉस्ट वगैरह नहीं लिखते हैं, शॉर्टकट लिखता हूं। बेसिक कॉस्ट मेरा है 1 लाख रुपीस, ठीक है? प्लस मैन्युफैक्चर किया है तो एक्साइज लग जाएगा। लेट्स से एक्साइज मेरा आता है 10,000 रुपीस, कुल मिलाकर के 1,10,000 हो गया मेरे लिए, ठीक है? अब इसको सेल भी करूंगा तो प्लस लग जाएगा मेरा वैट। से वैट आता है, फिर से कितना आ रहा था वैट उस केस में? 10% आ रहा था, तो 11 लैक्स पे, सॉरी 1,10,000 पे 10% कितना आ गया? 1,21,000, ठीक है ना? ये किसके लिए? फॉर मैन्युफैक्चरर। स्टेज नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूटर। ये मैन्युफैक्चरर जो है ये एक्साइज में भी रजिस्टर्ड है, ये वैट में भी रजिस्टर्ड है, ठीक है ना? अब मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट। $1,10,000 कॉस्ट आ गया। 1,10,000 कॉस्ट क्यों आया? बिकॉज मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं सर, मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मतलब मैं सेल करूंगा, तो मैं वैट में तो रजिस्टर्ड हूं, तो ये जो वैट है 11,000 का, इसका तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। सर पहले भी इनपुट टैक्स क्रेडिट हुआ करता था, हाँ मैंने कहा ना, मैकेनिज्म तो सेम ही था लगभग, ठीक है ना? तो पहले भी क्रेडिट मिलता था दोनों चीजों का, एक्साइज का भी, बट एक्साइज का तब क्रेडिट मिलेगा जब आप भी एक्साइज में रजिस्टर्ड हो, मतलब आप भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है ना? आप तो मैन्युफैक्चर कर नहीं रहे हो, आप तो डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आपको सिर्फ इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आपका कॉस्ट होगा कितना? 1,10,000 हो गया आपका कॉस्ट। उस 1,10,000 के अंदर में मैंने मेरा प्रॉफिट ऐड किया, तो प्रॉफिट कितना ऐड किया मैंने? मेरा 20%, तो वो गया 22,000। कितना आ गया टोटल? 1,32,000। उसके ऊपर मैंने ऐड कर लिया वैट एट द रेट ऑफ 10%, कितना आ गया सर? 13,200। टोटल कितना हो गया? 1,45,200 हो गया। ये किसके लिए? फॉर डिस्ट्री,
और ये जो डिस्ट्री भाई साहब है ये सिर्फ वैट में रजिस्टर करेंगे, दूसरी जगह पे रजिस्टर नहीं करेंगे। अब देखिएगा यहां पे गलत क्या क्या हो रहा है, मैं वो थोड़ा सा मार्क कर रहा हूं, गलत क्या क्या हो रहा है वो मार्क कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। आइएगा, ये जो है यहां पे 11,000, इसके अंदर में दो चीजें आ जाती है, एक बेसिक की चीज आ गई और दूसरी सर एक्साइज की चीज आ गई। बेसिक जो है, बेसिक कितना है, 1 लाख है, 1 लाख पे 10% आ जाएगा 10,000, ठीक है। एक्साइज कितना है, 10,000 है, 10,000 पे आ रहा है 10%, कितना आ गया सर, 1,000। अगर मैं इन दोनों को टोटल कर लेता हूं सर, तो 10,000 और 1,000 11,000, ये रहा सर मेरा 11,000, मैच हो गया सर। मुझे नाराजगी किससे है, मुझे इस चीज से नाराजगी है। क्यों सर, ये क्या हो गया, ये हो गया सर टैक्स ऑन टैक्स। स्पेसिफिकली मैं अगर कहूं तो दिस इज वैट ऑन एक्साइज। यहां तक क्लियर है, ये वाला पोर्शन क्लियर है उमेश, बाकी लोग सबको क्लियर है, जिनको समझा था, जो मेरे जैसे गरीब लोग थे जिनको नहीं समझा था, आपको समझ गया है। दूसरी बात, ये प्रॉफिट, तीसरी बात ये वैट, दोनों लिंक्ड है, राइट, दोनों लिंक्ड है। उमेश आपका रिप्लाई नहीं आया। ये प्रॉफिट के अंदर में दो चीजों से डिवाइड कर लेते हैं, ये रहा बेटा 2,000 और 20,000, 22,000 हो गया, ठीक है ना। और एक चीज गलत हो रही है, एक्साइज कितना था, 12,000 और 1,200, कितना हो गया बेटा, 13,200 हो गया। क्या क्या गलत हो रहा है, मैं दोबारा से लिख रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, दिस इज कौन सा टैक्स ऑन टैक्स है ये, ठीक है ना। और ये जो है ये क्या है बेटा, सब समझने आ रहा है, देखो जरा, इतना आसान कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी है, लिख के लो, ठीक है। मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, यहां पे मैंने क्या किया, आपको टैक्स ऑन टैक्स कहां कहां लग रहा है, तीन जगह पे लग रहा है, तीनों जगह मैंने अलग अलग कलर से हाईलाइट करके आपको बता दिया है। अब मुझे बताइए समझने आया है, थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ, जो लोग लाइव में अटेंड कर रहे हो, जो लोग रिकॉर्डिंग में अटेंड कर रहे हो, पॉज करो, व्हाट्सएप उठाओ, मेरे नंबर पे पहले मैसेज करके बताओ। जो लोग इसको डेमो के तौर पे यूट्यूब पे देख रहे हो, आप भी कमेंट करोगे यूट्यूब पर, मुझे बताओगे। अगर यहां तक समझने आया है, पूरे 2 से 3 मिनट आपके पास है, छाप लो। सर छापना जरूरी है, हाँ, एग्जाम में आएगा, ऐसे ही टाइम पास करना थोड़ी ना बैठे रात के 10 बजे, ठीक है ना। हाँ चलो, गो फॉर इट फास्ट। होने बाद डन टाइप करिए।
कोई भी अमाउंट नहीं समझने आ रहा है पूछो मुझे। सर जी डन। चलो 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 डन 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 डन। कंसेप्ट क्लियर है सभी को? डन सर, क्लियर। काफी बार स्टूडेंट्स को फाइनल क्लियर करने के बाद, एक्चुअल बिजनेस वर्ल्ड में जाने के बाद, ये चीज समझाने के बाद समझने आती है। हालांकि इसके बिना अगर आप जीएसटी पढ़ते हो तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आगे आने वाले हैं जो आपको समझने आएगी ही नहीं। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस इसको अभी समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए
अगर ये समझने आ गया है, इसको वापस रिवाइज करवाना, रिकॉल करवाना मेरी जिम्मेदारी, उसका आप टेंशन मत लो। आप समझने पे ध्यान दो, समझने आना चाहिए। रिकॉल क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो बाद में, राइट। चलिए 2 मिनट सामने ध्यान दीजिए। आप में से जो लोग रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में भी देख रहे हो और आप में से जो लोग लाइव भी देख रहे हो, बैच के बारे में काफी, नॉट एग्जैक्टली बैच के बारे में, बट ये लेक्चर्स जो अपने चल रहे हैं, एग्जैक्टली इस लेक्चर वाली बैच के बारे में कुछ क्वेरीज जो आपके दिमाग में हो सकती है, मैं 2-5 मिनट में अगले उसको सॉल्व कर देता हूं। जो रिकॉर्डिंग में देख रहे हो आप भी इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी है, ठीक है। सो ये जो हमारा आईडीटी है, आईडीटी 50 मार्क्स का होता है। आप में से काफी बच्चे हो जो ऑलरेडी मेरे एग्जिस्टिंग डीटी वाले बैच में भी हो, राइट। सो आपने पूरा टैक्स लिया हुआ है, तो डीटी भी चल रहा है, आईडीटी भी चल रहा है। जिन्होंने सिर्फ आईडीटी लिया हुआ है, आईडीटी जो ये 50 मार्क्स का लगभग है, कंपेयर टू डीटी, आईडीटी उतना वॉल्यूमनस नहीं है। कंपेयर टू डीटी, आईडीटी उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट इन द सेंस रिकॉल करना भी आसान है, क्वांटिटी वाइज भी कम है, ठीक है। आईडीटी के अंदर 50 मार्क्स में से 2 चीजें होने वाली है, एक है जीएसटी, दूसरा है कस्टम्स। सर जीएसटी में क्या क्या है? बेसिक्स ऑफ जीएसटी जो हमारा आज चल रहा है, मोस्टली कल तक ये कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक्स ऑफ जीएसटी एक अलग चैप्टर है प्रॉपर। इस चैप्टर के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनली जीएसटी आया कैसे है, जीएसटी लगाया कैसे जाता है, क्या एक्सेट्रा, जो हम अभी तक नहीं देख पाए हैं वो हम देखेंगे, राइट। उसके बाद जीएसटी का मैकेनिज्म क्या है, कौन से टैक्सेस आ गए हैं, जीएसटी कैसे लगता है, कास्केडिंग इफेक्ट क्या है, बेनिफिट्स क्या है जीएसटी आने के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो बात करनी है अपने को। बेसिक्स ऑफ जीएसटी का ये रहा पहला पार्ट। उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सप्लाई, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। जैसे हमने कहा कि एक्साइज कब लगता है मैन्युफैक्चर होने पे, वैसे जीएसटी कब लगता है सप्लाई होने पे। तो जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में सेल बोलते हैं वो सप्लाई ही होता है, और एग्जैक्टली सप्लाई में क्या आता है टेक्निकली हम देखेंगे, ठीक है ना। तो सप्लाई का कंसेप्ट जो है इसके ऊपर चैप्टर है। तीसरा चैप्टर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज चार्ज अंडर जीएसटी। चार्ज में 2 चार्ज है, जिनको पता होगा, नॉर्मल चार्ज करके कुछ होता है, रिवर्स चार्ज करके कुछ होता है, राइट। वेरी फेमसली कॉल्ड एज आरसीएम, ये वाला पार्ट कवर होगा। उसके बाद ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे सर जोमैटो, स्विगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, और क्या होता है ओला, उबेर। ये सब क्या होता है, बिजनेस सर्विस देने वाला या बिजनेस गुड सेल करने वाला इंसान अलग है, बिजनेस अलग है, और खरीदने वाला अलग है। सो सपोज मैंने ऑनलाइन जाकर के अमेजॉन पे ये पेन को लिस्ट कर दिया सेलिंग के लिए कि मैं ये पेन सेल कर रहा हूं, जिसको चाहिए परचेस करो। से अश्विनी जी आकर के उसको परचेस कर रहे हैं अमेजॉन पे। अब अश्विनी जी ने कहां से परचेस किया, अमेजॉन से परचेस किया, बट वो डिलीवरी दी किसने, अमेजॉन ने दी क्या, नहीं मैंने दी, क्योंकि ये मैंने मैन्युफैक्चर किया, मैं सेल कर रहा हूं इसको, ठीक है। बट ये सब अमेजॉन के थ्रू रहा है, अमेजॉन बिकम्स ईसीओ, ई कॉमर्स ऑपरेटर। उसके रिगार्डिंग जीएसटी क्या लगता है, किस तरीके से लगता है, बात करेंगे हम, ठीक है। तो ये मेन चैप्टर है। इसके अलावा यू हैव वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसके अलावा यू हैव टाइम ऑफ सप्लाई। हम कब कहेंगे सप्लाई हुआ है, हम कौन से वैल्यू पे जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसके बाद आता है प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद जैसे इनकम टैक्स में टीडीएस नामक कॉन्सेप्ट है, टीसीएस नामक कॉन्सेप्ट है, सेम यहां पे भी है टीडीएस टीसीएस। सर इतना ही है जीएसटी, और भी कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स है, मेजरली ये है छोटे मोटे, जैसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग क्या क्या, मतलब अकाउंट्स में क्या क्या मेंटेन करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनमें से ये वाला जो टॉपिक है इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपको, वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर कंपलसरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, कंपलसरी, ठीक है ना। उसके बाद जो कस्टम्स है आपका, कस्टम्स में अगेन बेसिक्स है पहले, और दूसरा वैल्यूएशन है कि कस्टम्स में वैल्यू कैसे निकालनी होती है। अगेन ये जो वैल्यूएशन पार्ट है ना, इस पे कंपलसरी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंपलसरी। तो मोटा मोटी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपके आईडीटी का, वो ये आपके स्क्रीन के ऊपर है। इसके अलावा ये लगभग 40 मार्क्स 45 मार्क्स है, लगभग 5 to 7 मार्क्स के छोटे मोटे चिल्लर पिल्लर टॉपिक और है, नहीं है ऐसा नहीं है, वो भी है, पर वो चिल्लर पिल्लर छोटे मोटे टॉपिक्स है, तो उसके बारे में डोंट बॉदर नाउ, हम उसके बारे में जब सही समय आएगा तब डिस्कस करेंगे और उसको बात करेंगे, ठीक है। ये आपका बेसिक कंटेंट है। सर इसमें से हमारा जो पहला चैप्टर है ना, ये आधा हो भी चुका है, पहला चैप्टर हमारा आधा हो भी चुका है, मैं नोट्स में से आपको गो थ्रू करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद इसको कवर करने के लिए हम कितना समय लगाने वाले हैं, आप पकड़ के चलिएगा। यूजुअली जो ये अल्टीमेट टाइप्स के हमारे बैचेस होते हैं, सो कॉल्ड एग्जाम ओरिएंटेड बट डिटेल्ड ऑल्सो, नॉट फास्ट ट्रैक और नॉट रिवीजन। जो पहली बार देख रहा है उसको भी समझने आएगा डिटेल में अच्छे से, जो दोबारा देख रहा है वो फास्ट थोड़ा सा वो रिकॉर्डिंग देख सकता है, खास करके थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके स्पीड में कंप्लीट भी कर सकता है, जो दोबारा तीसरी बार देख रहा है रिवीजन पर्पज से। यहाँ पर रिवीजन बैच अलग से देख सकते हो। सो
हम इसमें क्या करेंगे, लगभग आप पकड़ के चलिए 50 आवर्स लगते हैं टेंटेटिवली 50, ये 60-65 तक भी जाता है, 50 से कम तो नहीं जाएगा। तो मैं इसको एक काम करता हूं, इसको मैं 55 to 60 आवर्स ही लिखता हूं, सेफर साइड, नहीं तो पता चला 50 घंटे में बैच खत्म नहीं, आप बोलोगे सर 50 घंटे में खत्म करने वाले थे, ठीक है। तो आप एवरी डे 2 आवर्स पकड़ के चलिएगा, कुछ दिन में एक्स्ट्रा भी लूंगा शायद, सुबह में, दोपहर में, शाम में, जैसे भी होगा। इसका टाइम जो लाइव में है वो 9 PM to 11 PM ही होगा, आप ऐसा मान के चलिएगा। इंक्लूडिंग संडेज में 9 PM to 11 PM लूंगा। संडे को 9 PM to 11 PM शायद नहीं होगा, दूसरा कोई टाइम होगा संडे को, बिकॉज मेरे बाकी के क्लासेस नहीं होते संडे को, सिर्फ आपका इंटर का डीटी और आईडीटी का बैच चल रहा है, वो भी एग्जाम नजदीक है, जो लोग जून में एग्जाम दे रहे हो उनके लिए, इसके लिए मैं संडे को क्लास दे रहा हूँ। यूजुअली मैं संडेज को क्लास नहीं लेता हूँ, ठीक है। बच्चे को भी आ रहा हूँ, मुझे भी आ रहा हूँ, जरूरी है पूरा नेक्स्ट वीक परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सो 9 PM to 11 PM के लेक्चर्स रहेंगे, लगभग 11 से आगे तो नहीं जाएगा, कुछ दिन पे हो सकता है मैं 9 की जगह 8 या 8:30 को स्टार्ट करूं, अगर मुझे लगता है ये टॉपिक को ज्यादा समय लगेगा और इसको एक दिन में कंप्लीट करना है तो, ठीक है। 11:5 के अंदर मैक्सिमम, 11 के पहले ही खत्म हो जाएगा। कल भी आपने देखा होगा मैंने 10:50 के आसपास छोड़ दिया था, ठीक है। सो ये टेंटेटिवली रहने वाला है, अगर हम इसको प्रॉपर्ली फॉलो कर पाए तो 25 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 4 अप्रैल, अगर आपने देखा होगा कल से स्टार्ट किया हमने, तो 4 अप्रैल से लेकर के आप पकड़ के चलिए टेंटेटिवली ये 1 या 2 मई तक कंप्लीट हो जाएगा। 4-5 दिन आप बफर पकड़ के चलिएगा, 4-5 भी नहीं, 2-3 दिन आप बफर पकड़ के चलिएगा, बिकॉज कई बार ऐसा हो सकता है मेरी तबियत ठीक ना हो, कोई टेक्निकल इशू हो, कोई इमरजेंसी हो, एक आध दिन क्लास नहीं हो, ऐसा हो सकता है, और उसको हम कवर अप भी नहीं कर पाए, ऐसा हो सकता है। तो 2-3 दिन का आप बफर रख के चलिएगा, आपकी पढ़ाई उस तरीके से प्लान करिएगा, ठीक है। तो ये लेक्चर्स हो गए। लेक्चर्स के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया, हम ऑडियो रिविजन्स रोज के रोज आपको देते जाएंगे, आप चेक कर सकते हो। जो लोग लाइव में जुड़े हुए, आपको लाइव के अलावा 6 मंथ्स का रिकॉर्डिंग वैलिडिटी मिलने वाला है अनलिमिटेड यूज के साथ, आप उसको चेक कर सकते हो। जो लोग इसको रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी उसका फायदा उठा सकते हो, खास अगर आप रिवीजन वगैरह कर रहे हो तो, ठीक है। जो लोग इसको जून के एग्जाम के लिए देख रहे हैं, आपके लिए इसमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज बैच कंप्लीट कर लिया, बात खत्म। जो लोग इसको दिसंबर 24 के एग्जाम के लिए देख रहे हो, आपके लिए एक अमेंडमेंट का लेक्चर आएगा, अगर ज्यादा अमेंडमेंट्स होते हैं तो, छोटे मोटे अमेंडमेंट्स तो रहने वाले हैं, एक अमेंडमेंट का लेक्चर आएगा नॉट बिफोर 10 अक्टूबर 2024, उसके पहले कुछ मैसेज नहीं करने का, ठीक है। 10 अक्टूबर 2024 उसी दिन पे आपको आ जाएगा अमेंडमेंट का लेक्चर। जैसे ही इंस्टीट्यूट नोटिफाई कर देता है अपने मॉक टेस्ट पेपर में, इधर उधर सब जगह पे, तो आपको नोटिफिकेशंस वैसे मैं कवर करवा के दे दूंगा, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका एग्जाम जून या दिसंबर 2025 में है, अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो, बिल्कुल आप देख सकते हो, मेजर चेंजेस नहीं रहने वाले हैं, बट अगेन यहाँ पे अमेंडमेंट आएगा। तो जो लोग जून का एग्जाम दे रहे हो, 10 अप्रैल 2025 को आपको अमेंडमेंट के लेक्चर्स आ जाएंगे आपके अटेम्प्ट के लिए, राइट, आपके अटेम्प्ट के लिए। उसके नोट्स भी आपको अलग से मिल जाएंगे, नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा, आप पीडीएफ से प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ठीक है। वो नोट्स प्रिंटेबल रहने वाले हैं, ठीक है। जो लोग अभी ये बैच को ज्वाइन कर रहे हो, आपको नोट्स सॉफ्ट कॉपी में नहीं मिलने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर के मिलेंगे। अगर कुछ जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, जैसे ये नोट्स है आपके, तो ये फर्स्ट चैप्टर के नोट्स है, ठीक है। ऐसे ही आपके सेकंड चैप्टर के नोट्स भी है, जैसे सेकंड चैप्टर के नोट्स बताऊं तो ये रहा आपका लेवियन कलेक्शन, तो ये सेकंड चैप्टर के आपके कुछ नोट्स होंगे, तो ये नोट्स आपको जरूर मिलेंगे, बट ये आपको सब मिलेंगे फिजिकल कॉपी में ही, राइट। जो लोग लाइव में देख रहे हो, ऑनलाइन लाइव में, आज है 5 अप्रैल, 7 अप्रैल को आपको यहां से शिपमेंट हो जाएगा, मतलब मेरे ख्याल से सैटरडे आ रहा है, सैटरडे नहीं, कल सैटरडे ना, संडे आ रहा है, तो संडे मंडे में यहां से शिप हो जाएंगे, 2-3 दिनों में आपके पास नोट्स आ जाएंगे। जब तक आपके पास नोट्स नहीं आते हैं, तब तक मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन नहीं स्टार्ट करूंगा। आपके पास जैसे ही नोट्स आ जाएंगे, मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स में पहले हमारा मॉड्यूल कवर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस ICAI यानी कि सीए इंटर के क्वेश्चंस भी मैं कवर करूंगा, बिकॉज कई बार ऐसा देखा गया है कि सीए इंटर के कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो सीए में इंटर में पूछे जाते हैं, तो मैं वो भी कवर करूंगा जो रिलेवेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कवर करूंगा, चाहे वो 2016 सिलेबस के हो या 2022 सिलेबस के हो, राइट। कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगता है एमटीपीस के अंदर में दिए हुए और इंपॉर्टेंट है, मैं वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। आपके साथ स्कैनर के क्वेश्चंस यानी कि पास्ट एग्जाम का कंपाइलेशन जो होता है, उसकी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी ट्राई करूंगा आपको प्रोवाइड करूं, मैं सॉफ्ट कॉपी भी दे सकता हूं मोस्टली उसके केस में, और उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, मॉड्यूल वाले एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, अलग से बेसिक एमसीक्यूज कुछ मैंने बनाए हुए हैं आपके लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू की बुक आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज डिटेल में बहुत सारे एमसीक्यूज नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन बैंक में। जो अलग से एमसीक्यूज है उसकी सॉफ्ट कॉपी दूंगा, बेसिक वाले है कंसेप्ट टेस्ट करने के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, वो भी आपको दे दूंगा मैं आपकी इसमें 2 टेस्ट लेने वाला हूं। एक टेस्ट होगा आपका 50% सिलेबस का, दूसरा टेस्ट होगा 100% सिलेबस का। ये वाला टेस्ट मैं चेक नहीं करूंगा
ये वाला टेस्ट मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये वाला टेस्ट जो स्टूडेंट्स फेस टू फेस या ऑनलाइन लाइव बैच में हो मेरे साथ जुड़े हुए, उनके लिए ये वाला टेस्ट जो है मैं चेक भी करूंगा और डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। हालांकि जो लोग रिकॉर्डिंग में देख रहे हो इसको, आपका ये टेस्ट मैं आपको जरूर 1-to-1 कॉल पे गाइड करके उसके ऊपर मैं आपको गाइड कर सकता हूं। सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी, वी कैन हैव द डिस्कशन। तो पहले आप वीडियो देख सकते हो सॉल्व करना बाद, और फिर मुझे बता सकते हो। ये पूरा पैकेज है, ऑडियो रिविजन भी इसमें आपको बताया हुआ है, रोज के रोज मिलेंगे आपको। कल का जो है 3rd लेक्चर है, ये लास्ट लेक्चर होगा जो आपको यूट्यूब लिंक के द्वारा या जूम पे दिखाई देगा जो लोग लाइव में हो, ठीक है। कल का लेक्चर 3rd वाला ये लास्ट लेक्चर होगा जो आपको जूम पे दिखाई देगा या आपको यूट्यूब पे दिखाई देगा। बट आज ही जिन लोगों ने, आज क्या है 5th है ना, 6th यानी कि कल जिन लोगों ने ये कोर्स परचेज किया हुआ है DT IDT साथ में, या सिर्फ IDT भी परचेज किया हुआ है, उन लोगों को ईमेल आ जाएगा, ईमेल पे प्रॉपर सीरियल की वगैरह आ जाएगा। आपको व्हाट्सएप पे मेरे ही नंबर से ऑफिस की टीम से एक मैसेज आ जाएगा, आप उस मैसेज को चेक करिए, उसमें एक वीडियो का लिंक होता है, लेक्चर को कैसे इंस्टॉल करना होता है, क्या करना होता है, ईमेल पे भी होता है, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। वंस यू डन विद दैट यू कैन ज्वाइन ऑन ऐप पे आप ज्वाइन कर सकते हो। कल के लेक्चर से ही, 3rd लेक्चर से ही आप ऐप पे ज्वाइन करिएगा ताकि आपका ऐप भी टेस्ट हो जाए। 4th लेक्चर से हम सिर्फ ऐप पे ही रखेंगे, हम बाकी जगह नहीं रखेंगे, ठीक है। कल हो सकता है आप जब ऐप पे ज्वाइन करो तो आपको ऐप पे प्रॉब्लम आ सकता है, या हमारी तरफ से आपको ऐप का एक्सेस नहीं दिया गया है, या आप ज्वाइन करो बट प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए आपको कल के दिन यूट्यूब का लिंक या जूम का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। परसों से आपको वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो परसों से 4th लेक्चर ऑनवर्ड्स कंपलसरी आपने इस पे ही करना है, ठीक है। जो लोग यूट्यूब पे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डेमो देख रहे हो, आपके पास मेरा नंबर अगर नहीं होगा तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हो, 7030030141। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट्स हो, आप ये डाउट्स मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। 7030030141, राइट। कोई भी आपके दिमाग में डाउट, कोई भी FAQs आपके दिमाग में हो जो आप पूछना चाह रहे थे और मैंने यहां कवर नहीं किया है, प्लीज पूछिएगा, अदरवाइज नहीं रुकेंगे नहीं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाएंगे, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन में जो लोग अटेंड कर रहे हो बताइए फटाफट, यहां तक चीज क्लियर है क्या? हाँ या ना? यस, आगे बढ़े। सर यहां भी CGST करके कुछ था, सर SGST करके कुछ था, सर यहां पे भी सर CGST करके कुछ था, SGST करके कुछ था। आपसे पूछा तो आपने कहा रुक जाओ यार बताता हूं मैं। कब बताओगे? आइए बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, पूरा ध्यान सामने। सर CGST SGST का मसला क्या है? इंडिया में हम ड्यूअल GST स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। ड्यूअल मतलब क्या? 2। हम ड्यूअल GST स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। सर क्यों? क्या है ये और क्यों है ये? क्या है ये, क्यों है ये? हाँ आइए। सो ड्यूअल GST स्ट्रक्चर क्या होता है? सी, इंडिया एज अ फेडरल नेशन, इंडिया एज अ फेडरल कंट्री। व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल कंट्री? वो जो लिस्ट की हमने बात नहीं की हुई ना अभी तक, जो हम आगे बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो इंडिया में 2 गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे है, दूसरा गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे है, और दोनों गवर्नमेंट की अपनी अपनी चलती है। बात समझ पा रहे हो क्या? दोनों गवर्नमेंट की अपनी अपनी चलती है। अब ये जो 2 गवर्नमेंट है, जब फेडरल नेचर ऑफ गवर्नमेंट है तो फेडरल नेचर ऑफ GST भी होगा। तो GST भी लेवी सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगा, स्टेट गवर्नमेंट भी करेगा। अगर आपको याद होगा कल हमने यूपी महाराष्ट्र के एग्जांपल में 18,000 को 9,000 में डिवाइड किया था। 9,000 वेंट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, another 9,000 वेंट टू दी कंज्यूमर वाला स्टेट, दैट इज यूपी गवर्नमेंट, ठीक है ना। सो ड्यूअल GST स्ट्रक्चर का मतलब सिंपल है, यहां पे 2 लोग आकर के GST लेवी करेंगे और GST कलेक्ट करेंगे। एक जन नहीं, एक गवर्नमेंट नहीं, 2 गवर्नमेंट आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगा, पीछे से स्टेट गवर्नमेंट भी आएगा। सर यूनियन टेरिटरी रहा तो स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी आ जाएगा, स्टेट नहीं आएगा फिर, ठीक है ना। सो अगर आपने फेडरल कंट्री समझा तो आपको ड्यूअल GST समझ में आएगा, ठीक है ना। फेडरल कंट्री क्या है? इंडिया में पावर्स डिवाइड किए गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, यूनियन गवर्नमेंट के पास भी पावर है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये दोनों गवर्नमेंट्स के पास पावर है। इसके कारण से GST में भी वो दोनों गवर्नमेंट्स आ जाता है पार्टिसिपेट करना, लेवी करना, चार्ज करना, कलेक्ट करना, ठीक है। सो बात को समझिएगा, यहां पे ड्यूअल GST स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि अगर आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है एक ही स्टेट के अंदर में, जहां पे सप्लायर महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, महाराष्ट्र में बैठा हुआ है, महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहा है, और जो रेसिपेंट है वो भी महाराष्ट्र में ही बैठा हुआ है, और ये आउटवर्ड ट्रांजैक्शन जो हो रहा है ये महाराष्ट्र में ही हो रहा है, तो कंज्यूमर भी महाराष्ट्र में है,
और जो आपका सेलर है ये भी महाराष्ट्र में है, इस ट्रांजेक्शन को हम मानेंगे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, यानी कि विद इन द स्टेट। और दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। सेलर यानी कि सप्लायर महाराष्ट्र में है बट रेसिपेंट जो है ये तमिलनाडु में है, राइट। तो दो स्टेट्स पार्टिसिपेट कर गए, अब आपस में झगड़ेंगे ये, तो इनको झगड़ने से अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट को पिक्चर में ला लो, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन मानो, इसके ऊपर IGST लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST माने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगा। SGST माने स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट लेवी करेगा। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट, जहां कंज्यूमर बैठा है वो वाला स्टेट गवर्नमेंट, या जहां रेसिपेंट बैठा है वो वाला स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सो क्या बोल रहे थे अपन, अगर इंटर स्टेट, देखो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होते थे, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन मतलब क्या, से पुणे है, पुणे के अंदर में 50 स्कूल है, 100 स्कूल है, ये 100 स्कूल्स में से बच्चे आएंगे ड्राइंग कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, क्रिकेट टूर्नामेंट, ठीक है ना। तो हर स्कूल में से कुछ बच्चे आएंगे, कंपीट करेंगे और जीत के जाएंगे, तो ये इंटर स्कूल कंपटीशन हो गया। और आप ही के स्कूल में रेड कलर का हाउस, येलो कलर का हाउस, ग्रीन कलर का हाउस, ब्लू कलर का हाउस, ऐसे अलग अलग हाउसेस हो गए, यहाँ डिवीजन वाइज होगा, स्टैंडर्ड वाइज, क्लास वाइज होगा, जो भी होगा, और उसके बेसिस पे भी क्या किया जा सकता है, कंपटीशन लड़ा जा सकता है। ये हो गया इंट्रा स्कूल कंपटीशन, ठीक है ना। तो जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो 50% रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, और यहां पे ये सर स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है, ठीक है। अगर रेट ऑफ टैक्स 18% है तो 50% यानी कि 9% यहां जाएगा, और सर 9% यहां जाएगा। तो 18% अगर रेट ऑफ टैक्स है तो 18% का 50% यानी कि आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, अगर ट्रांजेक्शन एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है, इंट्रा स्टेट हो रहा है। अगर ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट हो रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं सर, अगर ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट हो रहा है तो ये 18 का 18% जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा इन द नेम ऑफ IGST, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फिर बांटेगा बिटवीन बोथ दी स्टेट्स, जिसमें से ज्यादा रेवेन्यू ऑब्वियसली जहां कंज्यूमर प्रेजेंट है उस स्टेट के अंदर में आएगा। सर ये एडिशनल टैक्स क्या है, कॉम्पेंसेशन सेशन, वो कहीं भी लग सकता है लग्जरियस गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। क्या आपको ड्यूअल GST स्ट्रक्चर समझा है, क्या आपको CGST, SGST, IGST समझा है, राइट, येस और नो। कैन आई गेट 7 टाइप्ड इन द कमेंट बॉक्स, 7 टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। अच्छा एक और चीज, चलो लाइव में लेक्चर अटेंड कर रहे हो आप सभी लोगों को जो ऐप पे एक्सेस दिया जाएगा वो बिल्कुल जूम या गूगल मीट के तरह ही होगा, जहां पे आप वीडियो ऑन करके भी बैठ सकते हो। मैं बहुत खुश होऊंगा उससे, पढ़ाई अच्छी होगी, मेरी दुआएं बहुत ज्यादा मिलेंगी आपको, राइट। हाँ सच में एनर्जी ट्रांसफर आसान हो जाता है ना, यस। और आप अनम्यूट करके मेरे से बात भी कर सकते हो, ठीक है ना, जो यूजुअली यूट्यूब पे या बाकी नॉर्मल सॉफ्टवेयर पे नहीं होता है। तो अपने सॉफ्टवेयर में अपने वो फैसिलिटी रखी हुई है, बिकॉज आप अगर कहीं कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन आता है, कुछ भी होता है, तो आप तुरंत मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, सर स्पीड कैसा होगा आपका, जो स्पीड में आप पढ़ा रहे हो ऐसा ही स्पीड होगा या नहीं। स्पीड ऐसा ही रहेगा, बट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम स्पीड को बढ़ाएंगे। सो मोस्टली आप पकड़ के चलिएगा, 4th या 5th लेक्चर के बाद आपकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएंगी, आपकी हो जाएगी, तो मैं भी थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज कर ही लूंगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अगर स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है से सेलर इज इन लक्षद्वीप फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, परचेसर इज आल्सो इन लक्षद्वीप, ठीक है। तो यहां पे UTGST आ जाएगा, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्यों, लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी, स्टेट नहीं है, बात समझने आ रही है क्या। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है, तो क्या आ जाएगा, UTGST आ जाएगा ना। सर यूनियन टेरिटरी है ना, यूनियन टेरिटरी है बट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये देखिए मैजिक। आज तक आपको ये पता था यूनियन टेरिटरी होता है और यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, ये पता था, बट इनको डिवाइड कर दिया गया है। ये जो है दीज आर यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये जो है दीज आर यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। इनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, इनका रूल लॉ सब जो बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, इनके रूल्स जो बनाता है वो कौन है, ये खुद बनाते हैं। तो दिल्ली का अपना लेजिस्लेचर है, पौंडीचेरी का अपना लेजिस्लेचर है, जम्मू एंड कश्मीर का अपना लेजिस्लेचर, बट अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, ये दाबरा हो गया क्या, दाबरा नहीं है वो दादरा है, हाँ मिसप्रिंट नहीं है, इमेज है गूगल से उठाया हुआ, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप। तो देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, आउट ऑफ व्हिच 3 हैव देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एंड इसके कारण से इनको अपना SGST भी बनाया हुआ है, और इनके केस में आप देखेंगे तो यहां UTGST लग जाएगा। तो जब जब ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो 9% UTGST जाएगा और 9% CGST जाएगा, और जब जब ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट होगा 100% यानी कि 18% पूरा IGST में जाएगा, ठीक है। सर मुझे ये याद रखना जरूरी है क्या, बिल्कुल हाँ, एग्जाम में आता है MCQ के अंदर। अभी तो MCQ 30 मार्क्स के हो गए हैं, मतलब 15 मार्क्स के MCQ तो GST में से भी आएंगे, तो उसमें से कुछ भी पूछा जाएगा,
ठीक है। सो जहां लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां एसजीएसटी लगेगा, जहां लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है वहां पे यूटीजीएसटी लगेगा। क्या ये पार्ट क्लियर है ड्यूअल जीएसटी स्ट्रक्चर? अगर हाँ तो डी टाइप करिए, नोटबुक में आइए। डी टाइप करिए, नोटबुक में आइए। डाउट है तो डाउट पूछिए, ऐसे ही डी मत टाइप करिए। सर ड्यूअल जीएसटी स्ट्रक्चर इसका मतलब सर सिंगल जीएसटी स्ट्रक्चर भी होता होगा? यस, मेजोरिटी कंट्रीज में, नॉट मेजोरिटी, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में सिंगल जीएसटी स्ट्रक्चर इन प्लेस है। सर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, मैंने सुना था इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू ऑप्ट फॉर जीएसटी। बिल्कुल गलत, इंडिया इज वन ऑफ द लास्ट कंट्रीज टू ऑप्ट फॉर जीएसटी। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है, बहुत सारे, फ्रांस, यूएस, ये वो बहुत सारे कंट्रीज है जहां पे जीएसटी हमारे से पहले आ चुका है। इंडिया इज वन ऑफ द लास्ट कंट्रीज देखा जाए उनके कंपैरिजन में जिसने जीएसटी इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, चलिए। सो ड्यूअल जीएसटी स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो जाता है? यहां पे जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखिएगा, साथ में लिखिएगा। हंड्रेड परसेंट मतलब रेट ऑफ टैक्स नहीं, जितना भी टैक्स होगा पूरा 100% लेके जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। 'पौंडीचेरी, पुडुचेरी' जो भी लिखना चाहो। हो गया है तो डन बताइए। यस पीपल, डन। समझने आया है यहां तक? पक्का 1000%? अरे स्कोर क्या हुआ है? हमारी चेन्नई जीती या नहीं आज? ओ नो, हैदराबाद नीड्स 25 27 बॉल्स। कोई नहीं, आइए।
सर जीएसटी में रेट कितने होते हैं? 6 डिफरेंट रेट्स ऑफ टैक्स आर देयर। सर ये तो आसान है ना, समझाता हूं। रेडी हो गया? पहले बताओ मुझे, सभी लोग रेडी हो क्या? एक होमवर्क तो करके आओगे आज, हाँ या ना? एक होमवर्क तो करके आओगे आज? नहीं? हाँ, यस, ऑनलाइन लाइव रेडी हो क्या? होमवर्क तो करके आओगे? रिप्लाई नहीं बंद हो गया। एक होमवर्क देता हूं, बताता हूं आपको। देखिए होमवर्क है आपका, एक पीडीएफ फाइल दूंगा मैं आपको, आपने रेट ऑफ टैक्स लर्न करके आने हैं। अगर आप यहां पेज नंबर देख पा रहे हो, ये तो मेरे ख्याल से पुरानी फाइल है, 5-6 महीने पहले की फाइल है। 206 पेजेस दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? 206 पेजेस। क्या है सर इसके अंदर? अब जैसे आप मुझे बोलोगे सर मैं प्लास्टिक बेचता हूं, आप मुझे बताइए सर, आप सीए हो, आप जीएसटी पढ़ाते हो, प्रैक्टिस करते हो, आप मुझे बताइए सर जीएसटी जो है प्लास्टिक के ऊपर कितना लगेगा? क्या रेट ऑफ टैक्स लगेगा सर? मैं यहां टाइप कर रहा हूं, आप शायद देख पा रहे हो, मैं टाइप कर रहा हूं, मैंने सर प्लास्टिक टाइप किया है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो यहां पे देखिए 1 of 40, there are 40 डिफरेंट आइटम्स लिस्टेड एज प्लास्टिक। कितने? 40 डिफरेंट आइटम्स। पहला आइटम देखिए यहां क्या आ रहा है? प्लास्टिक बैंगल्स। दूसरा आइटम देखते हैं क्या आ रहा है? प्लास्टिक बीड्स। तीसरा आइटम देखिए क्या आ रहा है? यहाँ पे रबर थ्रेड प्लास्टिक कुछ आ रहा है। फोर्थ आइटम देखिए क्या आ रहा है? यहाँ पे कुछ दूसरा प्लास्टिक आ रहा है। उसके बाद देखिएगा प्लास्टिक, जरा यहाँ पे मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, कुछ साइंटिफिक टर्म्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे भी देखिए प्रिपेयर्ड रबर, एक्सेलरेटर्स, कंपाउंड प्लास्टिक। चलिए सर प्लास्टिक तो ठीक है, सर वुड टाइप करते हैं, वुड 67। कितने? 67। सर ग्लास टाइप करते हैं, ग्लास 64। सर रबर टाइप करते हैं, रबर 54। समझे हो कुछ? ये 206 पेजेस जो है, ये जीएसटी का गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है, हम वेबसाइट भी चेक करेंगे, हम वेबसाइट भी गो थ्रू करेंगे, राइट? हम पागलों जैसे पूरा वेबसाइट समझने के पीछे नहीं बैठेंगे, बिकॉज वो आर्टिकलशिप में करना है। जब तक प्रैक्टिकली कोई केस हो नहीं, तब तक वो बस फैशन है समझने जैसा। जब प्रैक्टिकली करोगे ना, नॉलेज आएगा। तो मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए आर्टिकलशिप में जाने से पहले, बट एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे हम उसका, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट भी नहीं है। तो अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं 2 मिनट के लिए, तो ये भी रिलेवेंट नहीं है, बट समझिए क्या दिया हुआ है। ये फाइल है और ये वेबसाइट पे भी जीएसटी का अवेलेबल है। क्या है ये? HSN कोड। क्या है? HSN, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। क्या है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। सिलेबस में है, इनवॉइसिंग नाम का एक चैप्टर है, रजिस्ट्रेशन नाम का एक चैप्टर है, उसमें HSN कोड काम में आता है। ठीक है ना? अच्छा, होता क्या है? एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें कुछ हेडिंग्स है, कुछ सब हेडिंग्स है, और फिर टैरिफ आइटम्स है। टैरिफ आइटम मतलब वो आइटम जिसके ऊपर टैरिफ यानी कि पैसा लगाया जाएगा। ठीक है? तो जैसे यहाँ पे 2853 दिया हुआ है कंप्रेस्ड एयर, तो अगर ये वाला गुड आप बेचते हो या इंसुलिन बेचते हो, तो ये वाला नंबर उसको आइडेंटिफाई करता है, इस नंबर पे उसको बना के रखा गया है। ठीक है? अगर आप यहाँ पे एनिमल या ब्लड, ह्यूमन ब्लड का वैक्सीन बेचते हो, तो 3002 या 3006 ये वाले नंबर यूज किए जाएंगे। ठीक है ना? तो ये डिस्क्रिप्शन है, ये टैरिफ आइटम का कोड है। ये कोड के अंदर क्या बोलेंगे हम इसको? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर सर, राइट? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब मैं बोलता हूं कि मुझे मैंने क्या किया है, एक बिजनेस स्टार्ट किया है। अब बिजनेस स्टार्ट किया मैंने, सपोज कोई वुड का बिजनेस स्टार्ट किया, मैं वुड को मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं। मैंने एक सीए को अपॉइंट किया, एक सीएमए को अपॉइंट किया, एक टैक्स कंसल्टेंट को अपॉइंट किया बेसिकली, और वो जो टैक्स में एक्सपर्ट थे उनको मैंने कहा एक काम करिए, मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, आप मुझे बताइए वुड पे रेट ऑफ टैक्स कितना लगेगा। समझ रहे क्या मजाक कर रहे हो? कितने हैं? 6 तो रेट ऑफ टैक्स है, एक काम करो 5% पे जीएसटी पे करो। मैंने ठीक है बोल दिया, 5% पे जीएसटी पे कर देता हूं मैं। ठीक है ना? मैंने 5% पे जीएसटी पे करना स्टार्ट किया। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। गवर्नमेंट का नोटिस आया, जीएसटी ऑफिसर का नोटिस आया। जीएसटी ऑफिसर बोलता है यार 5% नहीं, 18% इज द रेट ऑफ टैक्स। तो आपने 5% तो पे कर दिया है 4 साल पहले, अब 4 सालों में जितना भी आपने सेल किया है उसके ऊपर 18% पे करना है। तो बचा हुआ 13% जो है, कितना बचा हुआ? 13% जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट, प्लस उसके ऊपर पेनल्टी, प्लस लेट फीस, ये सब पे करिए। ठीक है सर, क्या बड़ी बात है सर, अपना ही पैसा है, पे कर देंगे। अरे ऐसा मत बोलो, हो सकता है ये वुड जो मैन्युफैक्चर कर रहा है
या ट्रेड कर रहा है, उसका जो प्रॉफिट होता होगा वो प्रॉफिट ही होता होगा 10%। तो अगर आपको अभी 13%, ये टैक्स पे करने के बाद, टैक्स जाने के बाद 10% ही प्रॉफिट बचता है। अब आपको पीछे जाना है 4 साल में, और 4 साल से लेकर के आज तक के सभी ट्रांजेक्शन पे आपको एडिशनल 13% का डिफरेंस पे करना है टैक्स पे। मतलब सोचिए 10% प्रॉफिट कमाया, उसमें से 30% पे किया, मतलब आप -3% पे हो। क्या हो? -3% पे हो। मतलब पिछले 4 साल में जो कमाया सब क्या हुआ? पानी में। तो ये -3 तो हो गया, प्लस इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस। अमाउंट करोड़ों में रहा, लाखों करोड़ में रहा, जेल भी दिखा देंगे आपको, शेयर करा देंगे, जेल टूर। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? समझ रहे हो? नहीं समझा है तो एस टाइप करिए। ऑनलाइन लाइव समझा है, एस टाइप करिए। मैं जो समझा रहा हूं समझ पा रहे हो? राइट। अब ये सिचुएशन ना हो इसके लिए, ये सिचुएशन ना हो इसके लिए ये जो वुड है इसको समझना जरूरी है। ये वुड कौन से प्रकार का है? और जब मैं HSN में जाता हूं, HSN के अंदर में जब मैं वुड सर्च करता हूं तो यहां कितने टाइप का वुड आ रहा है? यहां 67 टाइप्स के वुड आ रहे हैं। 67 टाइप के वुड अलग अलग रेट ऑफ टैक्स के हो गए। 67 में से 20 जो हो गए 5% पे हो गए, 10 जो हो गए एग्जाम्प्ट हो गए 0% पे हो गए, 5 जो है वो शायद 28% पे हो गए, कोई 5 और उसके ऊपर सेस भी लगता होगा, हमें नहीं पता। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको ध्यान से समझना है। आप गेस करिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक CMA, दोनों भी ये काम करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी, या कुछ एडवोकेट्स होते हैं जो टैक्स में अपनी स्पेशलाइजेशन करते हैं, ये भी होते हैं। तो मैं तीनों को मिलाकर के टैक्स कंसल्टेंट बोलता हूं। एक टैक्स कंसल्टेंट है जो ये काम ले रहा है, ये अपना बिजनेस क्लाइंट जो उसके पास से ये काम ले रहा है, तो वो व्यक्ति ने कितना फीस चार्ज किया और कितना समय लगाया होगा ये समझने के लिए कि 5% गलत है, 18% राइट रेट ऑफ टैक्स होना चाहिए, इसके लिए कितना समय लगाया होगा? बताइए बताइए, गेस करो गेस करो। आगे फ्यूचर प्रोफेशनल बनने वाले हो, कितना समय ये टैक्स कंसल्टेंट ने लगाया होगा ये समझने के लिए, और कितना पैसा चार्ज किया होगा अपने क्लाइंट के पास से ये बताने के लिए कि 5% गलत है, 18% करेक्ट है। 18% पे भरिए, अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट मार्जिन चेंज करिए, बिकॉज आपको प्रॉफिट भी तो कमाना जरूरी है। ऐसा ना हो कल जाकर के आपको बुलावा आ जाए हवेली पे, डिफरेंस पे करो। बोलो बोलो। मैं आपको बता दूं, ये बहुत नीश एरिया है। क्या एरिया है? नीश एरिया है। ऐसा एरिया जिसमें बहुत समय लगता है, बहुत एक्सपर्टीज लगता है, पैसा भी बहुत है। बताता हूं मैं कैसे, ठीक है ना? सो ये उस फैक्ट्री में जाना, उस वुड को समझना, मार्केट को स्टडी करना, कुछ लोगों से बात करना, किसी का ओपिनियन लेना, लीगल टैक्स का ओपिनियन लेना, ये सब करके शायद एक एवरेज चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को, या टैक्स एडवोकेट को ये समझने के लिए और ये अपने क्लाइंट को बताने के लिए, लिख करके देने के लिए, उसकी गारंटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी लेने के लिए लगभग लगभग कहीं नहीं गया 1 हफ्ता, कहीं नहीं गया 15 दिन, 1 महीना भी लग सकता है, कोई अगर रेयर टाइप का गुजर है तो, खास करके मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि रेट ऑफ टैक्स अकॉर्डिंगली चेंज होगा। और अगर 2-3 आइटम रहे तो और समय लगेगा। पैसा लाखों में। एक वुड का ऑब्जेक्ट जो आप बना रहे हो, जो आप साल भर सेल करने वाले हो, लाइफ टाइम सेल करने वाले हो, जिसका रेट ऑफ टैक्स 18% डिसाइड करना है, इसका सिर्फ अगर 7 दिन भी लगते हैं ना, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, टैक्स एडवोकेट, टैक्स कंसल्टेंट कितनी फीस चार्ज करता है? अगर आप पुणे जैसे एरिया की बात करो जो एकदम टॉप में नहीं है बट टॉप 10 में है, तो यहां पे जो लोग हैं इसके लिए लगभग लगभग 5 से 6 लाख रुपए चार्ज करते हैं सर। कितना? 5 to 6 lakhs। नाउ जस्ट ट्राई टू अज्यूम कि एक को मैंने बता दिया 18%, उसी का कॉम्पिटिटर मेरे पास आ गया, तो मेरी तो मेहनत बच गई, बट मैं उससे भी तो 5 लाख रुपए चार्ज करूंगा। नीश एरिया है सर। लोग 500 रुपए में रिटर्न फाइल करने में बैठ जाएंगे, हम प्रोफेशनल बन करके ये काम कर सकते हैं और इसमें पैसा कमा सकते हैं। स्कोप आपको पता है या नहीं, आई डोंट नो, मेरी बात निकली है आपके साथ या नहीं। जो इनकम टैक्स में बच्चे, शायद आपके साथ बात निकली होगी। मैं इनकम टैक्स और जीएसटी के, खास करके जीएसटी के, इनकम टैक्स के पहले लिया करता था। जीएसटी के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो कमिश्नर्स होते हैं, हम बात करेंगे हायरार्की ऑफ कमिश्नर्स वगैरह के बारे में। जीएसटी के जो कमिश्नर्स होते हैं इनकी मैं ट्रेनिंग लेता हूं, काफी समय से ले रहा हूं, अभी 5-6 साल हो गए ऑलमोस्ट। तो ये जो जीएसटी के कमिश्नर्स होते हैं ना, उनसे जब इंटरेक्शन मेरा होता है, एज अ सीए जाता हूं मैं, वो नहीं, एज अ ट्रेनर जब मैं जाता हूं तब की बात कर रहा हूं। तो जब मैं इनको ट्रेन करता हूं, जब इनसे बातचीत मेरी होती है, इनको जीएसटी का प्रोविजन समझाने की कोशिश करता हूं मैं, तो ये लोग क्या बोलते हैं, सर ये ना रेट ऑफ टैक्स में ना बहुत गड़बड़ होती है। उन्होंने ऐसे ऐसे केसेस मेरे साथ शेयर किए हुए हैं बहुत सारे लोगों ने। एक बार मैं शायद हैदराबाद के साइड कहीं गया था ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वहां पे कुछ कमिश्नर्स थे,
उन्होंने मुझे बताया कि सर हमारे यहाँ पे तो रोज एक आध केस ऐसा निकल के आता है जहां पे बिजनेस वाला आके कंप्लेंट करता है कि मेरे सीए ने, मेरे सीएमए ने, मेरे टैक्स कंसल्टेंट ने मुझे गलत रेट ऑफ टैक्स बता दिया, अब मैं क्या करूं, मुझे उस पर केस करना है सर, 5 लाख लिया उसने मेरे से, गलत रेट ऑफ टैक्स बता दिया, आपने नोटिस भेज दी, पेनल्टी लग गया, मैं तो बिक गया ना सर, इंसॉल्वेंट हो गया मैं, इंसॉल्वेंट हो सकता है। तो सोचो कितने जिम्मेदारी वाला काम है, दिमाग वाला काम। ठीक है, चलिए, सो आइडियली देखा जाए तो देयर आर 1 2 3 4 5 6 रेट्स ऑफ टैक्स, बट इतना आसान नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया, राइट। आपको प्रॉपरली स्टडी करके, ये तो समझने के लिए आसान है, बट जब आप प्रैक्टिकली करोगे आपको चेक करना है क्या रेट ऑफ टैक्स है, क्या रेट ऑफ टैक्स नहीं है, किस तरीके से एप्लीकेबल होगा, राइट। आई होप आपको समझने आ गया होगा। यस, कैन आई गेट अ यस इन द चैट बॉक्स ऑनलाइन? आई थर्ड लास्ट टॉपिक फॉर द डे, नहीं सेकंड लास्ट टॉपिक फॉर द डे, ठीक है, नहीं सॉरी लास्ट टॉपिक फॉर द डे हो सकता है शायद। देखिए 0% रेट ऑफ टैक्स किस पे रखा गया है, जो बेसिक नेसेसिटी आइटम्स है, फूड ग्रेन्स, पल्सेस, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, राइट। तो ऐसे कुछ फूड ग्रेन्स वगैरह पे 0% रखा गया, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स पे जीएसटी नहीं है। आपको हो सकता है कोई बोलेगा यार ये फ्रूट ले लो 5% जीएसटी है, जीएसटी नहीं होता उस पर, कुछ तो एग्जाम्प्ट है और कुछ एग्जाम्प्ट नहीं भी है तो 0%। सर दोनों अलग अलग होते हैं, हाँ बताऊंगा, कल के लिए रखो ना कुछ। हाँ, मास कंजम्पशन आइटम्स होते हैं, मतलब फूड ग्रेन्स वगैरह नहीं, मास कंजम्पशन आइटम्स जो होते हैं, मास कंजम्पशन आइटम्स यहाँ पे मसाले, मिर्च मसाले, ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, स्पाइसेस, मिर्च मसाले एक्सेट्रा, ये सब जो होते हैं इन पे जीएसटी जो लगता है वो है 5%। प्रोसेस्ड फूड, पिज्जा, बर्गर, होटल का खाना, रेस्टोरेंट का खाना, 12% जीएसटी। बिल लेके देखना आइडिया आ जाएगा, टेक्निकली यही होता है। 18% में सर्विसेज आता है यूजुअली, कोचिंग क्लास का सर्विस 18%, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्विस 18%, ऑडिट का सर्विस 18%, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल फोन 18%, ये पेन 18%, माइक 18%, कैमरा 18%, ठीक है, रेफ्रिजरेटर 18%, टूथपेस्ट 18%, सोप, ऑयल, ये खाने वाला ऑयल है, ये लगाने वाला ऑयल है 18%, 28% व्हाइट गुड्स। व्हाइट गुड्स मतलब क्या, जो व्हाइट दिखते हैं वो नहीं, ये भी व्हाइट गुड्स है, व्हाइट गुड्स है क्या, नहीं, ये एक्सपेंसिव गुड्स। एयर कंडीशनर 28%, कूलर 18%, फैन 18%, एयर कंडीशनर 28%, कार नैनो 28%, ऑडी कार, लग्जरी कार 28% प्लस सेस, पान मसाला 28% प्लस सेस, टोबैको, एडिटेड ड्रिंक्स 28% प्लस सेस, मिल्क शेक 18%, एडिटेड ड्रिंक्स 28% प्लस सेस। ऐसे कोई भी चीज जो कंज्यूम करने से मेरे जान को खतरा हो सकता है, हार्मफुल, इंजूरियस टू दी हेल्थ, टोबैको हो गया, पान मसाला हो गया, एडिटेड ड्रिंक्स हो गया, तो आप इतना एक्सपेंड कर ही सकते हो जिससे आप शायद मर भी सकते हो। उस पर जब आप खर्चा कर रहे हो तो हमें भी एक्स्ट्रा पैसा दीजिए, आप तो वैसे भी जाओगे, जाते जाते पैसा देके जाओ, सेस एक्स्ट्रा, ठीक है ना। लग्जरी कार्स, आप इतने अमीर हो कि आपको ऑडी के बिना कोई कार खरीदनी नहीं है, बीएमडब्ल्यू के अलावा कोई कार खरीदनी नहीं है, जैगुआर के अलावा खरीदनी नहीं है, दो 28% प्लस सेस। मैटर क्लियर है? एक बार चेक कर लो, लिखने की जरूरत नहीं है, आगे आने वाला है, वापस से पढ़ेंगे, चेक कर लीजिए, कोई डाउट नहीं आता। डन। एक लास्ट पॉइंट बिफोर वी स्टॉप, कल का फाउंडेशन बना के रखते हैं, और फिर कल फाउंडेशन मतलब सीए में फाउंडेशन ने फंडामेंटल बना के रखते हैं। सर टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, और वो है सप्लाई। सर टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? ऐसा इवेंट, ऐसी चीज, ऐसी एक्टिविटी जिसके होने पे कोई टैक्स लेवी किया जाता है, कोई ऐसी चीज जिसके होने पे टैक्स लेवी किया जाता है। तो मैन्युफैक्चर होने पे क्या लेवी किया जाएगा? सर मैन्युफैक्चर होने पे एक्साइज लेवी किया जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने पे कस्टम्स लेवी किया जाएगा, ट्रेडिंग होने पे वैट सीएसटी लेवी किया जा रहा था, सर्विस देने पे सर्विस टैक्स लेवी किया जा रहा था। इन सबको कंबाइन करके हम आज बोलते हैं इसमें से कोई भी एक्टिविटी हो, क्या करेंगे हम? सप्लाई कहेंगे, जीएसटी लगाएंगे। तो टैक्सेबल इवेंट मतलब वो इवेंट जिसके होने से जीएसटी लगेगा, वो इवेंट क्या है? सप्लाई। आप और मैं एक बेसिक फ्रेंडली भाषा में अगर बात करें तो सप्लाई क्या है? वो सब चीजें जो आज के पहले के टैक्स एक्ट में थी, मैन्युफैक्चर की बात की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की, सर्विस की बात की, ठीक है ना, सेल की बात की, ट्रेड की बात की, सब आ गया। बट टेक्निकली जीएसटी की बात की जाए तो 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं।
8 पॉइंट्स, मेरे साथ बोलिएगा, क्या बोलोगे, मेरे साथ बोलोगे, क्या है, 8 पॉइंट है सप्लाई के अंदर, क्या क्या है, लीज, ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंस, रेंटल, सेल एंड डिस्पोजल। आपका छोटा सा होमवर्क, इन 8 शब्दों का मतलब क्या है आप ढूंढ के लाएंगे। 8 शब्दों का मतलब क्या है आप ढूंढ के लाएंगे। सर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, समझ के आ जाओ, डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। सो आज के लिए हम स्टॉप करते हैं, बहुत सारी चीजें देखी हमने आज, कल रिवाइज कराऊंगा पहले और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, इफ यस डू कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो। जो लोग रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में देख रहे हो, अगर आप लेक्चर्स आगे कंटिन्यू देखना चाह रहे हो, कल का दिन तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे लेक्चर, बट परसों से आपको ऐप पे ही मिलेंगे, ठीक है। मैंने बैच के बारे में काफी डिटेल्स बता दी है, कोई भी चीज आपको लगती है मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझसे शेयर कर सकते हो, राइट। आज का जो हाईलाइट था कास्केडिंग इफेक्ट, ये वाला पॉइंट, आई होप ये पूरी तरीके से क्लियर है। कल आने से पहले एक बार इसको रिवाइज करके आइएगा। सो दैट्स इट पीपल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल वापस से सेम टाइम सेम प्लेस।